Archana Goodbole. आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अर्चना गोडबोले, जिन्होंने इंडिया का पहला ग्रीन डील मॉडल तैयार किया जंगलों को बचाने के लिए। The Applied Environmental Research Foundation will protect fragile forests and sacred groves in India. अब तक डॉक्टर अर्चना और उनकी टीम 13,000 एकड़ से ज्यादा जंगलों को कटने से बचा चुके हैं। वेस्टर्न घाट जो है वो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जहाँ पे बहुत सारे रेयर और जो अभी खत्म होने के कगार पे है ऐसे पेड़ पौधे बायोडाइवर्सिटी है। तो हमारे रिसर्चर्स वो घाट सेक्शन में रात को जाके बैठते थे 9 बजे, और पूरा रात भर कितने ट्रक्स जाते हैं लकड़ी भर के। लोगों ने पूछा कि एक तो तुम्हें इसके लिए पैसे कौन दे रहा है, नंबर 1, दूसरा तुम क्यों कर रहे हो। एक मूवी आई थी कांतारा, और उसमें देव के ऊपर विश्वास और लोगों की मान्यताएं। एज अ साइंटिस्ट आपका क्या व्यू पॉइंट थी? हम गांव में गए शाम को, उनका कुछ रिचुअल चल रहा है और मैंने पूछा मैं बैठूं क्या, मैं क्या चल रहा है। तो लोगों ने कहा कि देवता ने आपको बताया निकल जाओ, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक पेड़ काट दिया तो कल तुम्हारा हाथ टूटेगा। इसके ऊपर मैं नहीं विश्वास करती। इंडिया में जो लॉज हैं वो तो बहुत स्ट्रिक्ट है, पेड़ काटने या जंगल सफाई हो रही है जिस तरह से, फिर भी पेड़ कट रहे हैं। जिसकी वो लैंड है उसे फटाक से पैसे चाहिए, वो आपके साथ क्यों आएगा एग्रीमेंट करने? बिल्कुल बोर्ड में लिखा रहता है कि ये एग्रीमेंट आपने किया तब भी ये जमीन की जो मालिकाना हक है वो सब आपके पास रहेंगे। 5 साल में हम ऐसा कुछ करेंगे कि आपका जंगल बिना काटे आपको पैसे दे देगा। तो जो ये आप कर पा रहे हो ये गवर्नमेंट क्यों नहीं रेप्लिकेट कर रही? हमारा कार्यक्रम अभी देखो, मैंने बोला कि 18-19 साल चल रहा है। सरकार की कोई स्कीम चलती है क्या 18-19 साल? कहीं नहीं चलती है। मुझे लगता है कि अगर आपको सच में जंगल बचाना है, 10 आइडियाज के ऊपर सोचते हैं, पता चलता है उसमें से 9 तो नहीं चलेगी, मगर जो एक चलने वाली है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करके फिर हम कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। अगर मैं माई फॉरेस्ट का हनी का बॉटल खरीदूं या त्रिफला का पाउडर खरीदूं, इसका मतलब मैं जंगल बचा रही हूँ? फेयर वाइल्ड सर्टिफिकेशन है, उसका जो टैग आता है हमारे प्रोडक्ट्स पर, तो उसमें स्टोरीज दी हुई रहती है कि कैसे ये बेड़ा के पेड़ हम बचा रहे हैं, उसमें से हॉर्नबिल कैसे बचता है, हॉर्नबिल ये जंगलों के लिए क्यों मायने रखता है, ये सब है। जितना आयुर्वेदा ने ये जड़ी बूटियों का प्रमोशन कर दिया है, इतने तो पेड़ भी नहीं है। ये जितनी चीज़ें बोल रहे हैं, जितनी बोतलों में ये सब बिक रहा है, इतना नेचुरल पेड़ बचे ही नहीं है। तो क्या बिक रहा है मार्केट में? अर्चना जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और मैं फॉरेस्ट कन्वर्सेशन के बारे में आपके प्रोफाइल से पढ़ रही थी, क्योंकि मुझे अभी तक बहुत कुछ आइडिया नहीं है। एंड जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे फिर बहुत सारे लोगों के बारे में पता चला जो इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। एंड इन डेप्थ जितना आप काम कर रही हैं, मुझे अभी तक वो प्रोफाइल नहीं मिला। तो इट सीम्स लाइक कि आप सबसे अच्छे गेस्ट हो सकते हैं जो इस इश्यू पे बात कर सके। नमस्कार गीता, बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई जंगल बचाने के काम को इतना सीरियसली लेकर उसके ऊपर कुछ बातें कराना चाहता है अपने ऑडियंस से। मुझे लगता है कि ये आपका बड़प्पन है। आप कह रही है कि किसी का प्रोफाइल आपको नहीं मिला, मगर यहाँ बहुत लोगों ने काम किया है और उनसे भी हम सीखे हैं। हमारा काम थोड़ा अलग है, और हम जो काम करते हैं वो भारत में कोई नहीं करता है ज़्यादा, मगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारी संस्थाएं हैं, लोग हैं, वो इस तरह का काम करते हैं। वो थोड़ा अलग है, उसके ऊपर बात करेंगे, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करते। आप लोग फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए एक अलग ही मॉडल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और जैसे फार्मर्स हो गए, लैंड ओनर्स हैं, उनको आप फिनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं सो दैट वो पेड़ ना काटे, राइट? अब फॉरेस्ट बचाने के बहुत सारे और भी तरीके हैं, तो ये जो इंसेंटिव मॉडल है, ये क्यों चुना आप लोगों ने? इसको मुझे आपको विस्तार से थोड़ा बताना पड़ेगा, क्योंकि हम जिस इलाके में काम करते हैं वो है सह्याद्री पर्वत यानी कि वेस्टर्न घाट्स, और उसका जो उत्तरी भाग है नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स से जाना जाता है वो। तो वहाँ पे हम काम करते हैं, उसमें महाराष्ट्र के रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग
ज़्यादा करके आते हैं और फिर कोल्हापुर, सातारा वो भी हिस्सा आता है। हम ज़्यादा काम करते हैं जैसे कोंकण का भाग है, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जो ज़िले हैं हमारे महाराष्ट्र के, वहाँ पे एक अलग ही परिस्थिति है। आप सब लोगों को ऐसा लगता होगा कि जंगल बचाने का काम तो सरकार का है। जो भी हमें हरा-भरा दिखता है, कभी आप कोंकण रेलवे से गए हो या तो कभी जी। रास्ते से आप गोवा गए होंगे, कोंकण वाले रास्ते से, तो आपको हुँ। बिल्कुल इधर-उधर हरी-भरी पहाड़ियाँ दिखती है। तो सबको लगता है कि ये तो जंगल सरकार का है और सरकार उसको बचाएगा, या जो भी करना है करेगा। हमने बहुत साल पहले वहाँ पे काम शुरू किया। हमारा काम वैसे तो पहले इन जंगलों की तरफ हम भी नहीं देखते थे, क्योंकि हम तो देवराई यानी जिसे देवबनी कहते हैं, जो लोग जंगल बचाते हैं छोटा-सा, उसके ऊपर हम काम कर रहे थे। तो जब हमने ज़्यादा बिल्कुल उसके डेप्थ में जाके सोचा, थोड़ा रिसर्च किया, तो पता चला कि यहाँ का सारा जंगल जो अपने को हरा-भरा दिखता है, वो कोई सरकारी जंगल है ही नहीं। वो तो छोटे-छोटे फार्मर्स का अपना जंगल है। किसी का 5 एकड़ होगा, किसी का 10 एकड़ होगा, इस तरह से है। अभी ये जंगल लोगों के पास कैसे रह गया? क्योंकि हमारी स्वतंत्रता के बाद जब पूरा लैंड का सर्वे हुआ, जहाँ पे अच्छे जंगल है वो सरकार के पास गए, या तो फिर अंग्रेज़ों के ज़माने से भी कुछ जंगल थे वो सरकार के थे, और वहाँ पे आज अपने को प्रोटेक्टेड एरिया जैसे कि टाइगर रिज़र्व है, नेशनल पार्क है, या तो फिर सैंक्चुरी है, वो बनी हुई दिखती है। मगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक अलग तरीके का एग्रीकल्चर लोग करते थे, जिसे बोलते हैं झूम। पहले आप जाओ पूरा गाँव मिलके, एक जंगल का हिस्सा काटो, वहाँ पे खेती करो, फिर दूसरे साल दूसरी जगह पे जाओ, तीसरे साल और तीसरी, और जब आप वापस आएँगे पहले, तो वहाँ पे फिर से जंगल तैयार हुआ होगा। तो इस तरह से खेती चलती थी, मगर वो खेती में बहुत ज़्यादा लोगों को काम करना पड़ता है। इंटेंसिव हुँ। प्रैक्टिसेस होती है, जाओ जंगल काटो, लकड़ी नीचे लाओ, फिर उसको देखो, तो धीरे-धीरे वो खत्म हो गया। क्योंकि कोंकण इलाके में अभी यंग जनरेशन बहुत कम रहता है। सबको अपने अच्छे लाइवलीहुड के लिए जो विकसित क्षेत्र है शहरों के, वहाँ पे जाना है। तो इसलिए ये धीरे-धीरे प्रैक्टिस कम हो गई, और जहाँ जब 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात सेपरेट हो गए, तो तब महाराष्ट्र में जो लैंड रिफॉर्म्स हुए, यानी कि पूरा लैंड का ब्यौरा तैयार किया सरकार ने, तब जब ये हमारे कोंकण में गए, कोंकण के लोग बहुत ही होशियार थे एक तरह से। उन्होंने कहा कि ये जंगल है ही नहीं, ये तो हमारी खेती है। और वो सच था, क्योंकि उनकी थोड़ी जो पानी खेती या फिर पैडी कल्टीवेशन करते, वो तो वैली के बॉटम में हुआ करता था, वो बहुत कम था। जी। और ये सब जो मैं बता रही हूँ, वो उनके जंगलों के उतारों पर था, पहाड़ों पर था। तो उन्होंने कहा ये तो हमारी खेती है, यहाँ जंगल है कहाँ, हम कैसे दें? और फिर हुँ। उन्होंने दिखाया कि देखो यहाँ पे हमने पिछले साल खेती किया था या इस साल, तो फिर वो सब खेती की ज़मीन बन गई। धीरे-धीरे जब वहाँ की खेती बंद हो गई, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ जंगल पनपने लगा। अब जंगल पनपने लगा, ऐसा नहीं था कि हर एक के पास कोई 100 एकड़ है ऊपर। पूरे गाँव की मिलके होती थी ऐसे पहाड़ों पे खेती, 100 एकड़, 200 एकड़, 500 एकड़। तो हर फैमिली की या हर आदमी की बहुत ज़्यादा ज़मीन उसमें नहीं होती थी। और फिर ये बंद हो गया, बहुत सारे लोग जैसे कि कोई बम्बई गया जॉब के लिए, कोई पूना गया, कोई कहीं और गया, तो फिर ज़मीन है 10 एकड़, अगर उसके जी। ऊपर जिनका हक है, जिनके नाम है, वो बढ़ता गया, क्योंकि मेरे पिताजी की ज़मीन है, फिर मेरे 2 भाई हैं, फिर उसके बच्चे हैं, सबका नाम आ गया, क्योंकि वो सबकी ज़मीन थी। मैंने ये कहा है कि सब लोग जाते हैं अर्बन एरिया में, मगर ऐसा नहीं है कि सब लोग अर्बन एरिया में जा सकते हैं, और कुछ जॉब तो कोई ना कोई तो गाँव में रहता है, या तो किसी को लगता है कि यार मेरी ज़मीन है, मैं अपने ज़मीन से जुड़ा रहना चाहता हूँ, तो मैं खेती करूँगा, जो राइस कल्टीवेशन है वो करूँगा, आम के पौधे, आम के पेड़ है, बगीचा वो सँभालूँगा। मगर जो वहाँ रहता है, उसको लगता है कि मुझे तो कोई अपॉर्च्युनिटी ही नहीं है, मैं यहीं पड़ा हूँ, है ना? सब लोग तो चले गए। जी। फिर वो जो ज़मीन है ऊपर वाली, वहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो वो ज़मीन बहुत ज़्यादा नहीं है, दूसरा उसमें भी ऐसा नहीं है कि कुछ टूरिज़्म के लिए हर कोई कुछ करे। ये कोई हिल स्टेशन वगैरह नहीं है, बहुत ब्यूटीफुल एरियाज़ है, मगर ऐसा कुछ
भगवान की कृपा से आज तक नहीं हुआ है। तो फिर उसे लगता था कि इस ज़मीन का मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ना बेच सकता हूँ, ना कुछ स्कीम लगा सकता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ करना है तो सबको पूछना पड़ेगा। जी। तो उसने उसके ऊपर एक अच्छा निकाला कि इसके ऊपर जो भी जंगल है, वो मैं जंगल काट के बेच दूँ। तो वो जंगल के मुझे मिल जाएँगे 5,000 6,000 जो भी है, बहुत कम, क्योंकि ज़्यादा तो लकड़ी काटने वाला ही लेता है। वो पूरा जंगल में रास्ता बनाएगा, वहाँ से वो लकड़ी लाएगा, फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कुछ पास-वास का खर्चा है और कुछ खर्चा है तो वो करेगा। जो भी लेबर लगता है जंगल काटने का वो भी लगाएगा और इसको देगा सिर्फ 5,000 रुपए। तो इस तरह से बहुत जंगल वहाँ के टूटे थे और जो गाँव में रहता है उसने अगर ये जंगल तोड़ा भी तो उसके बम्बई में जो भाई है, जो भी रिलेटिव्स है जिनका नाम है, वो आके उसको कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ज़मीन तो वहीं पे है, ज़मीन तो कुछ कहीं गई नहीं है। जी। तो हमने जब ये काम शुरू किया, तो हम देख रहे थे कि जंगल बहुत टूट रहा है, तो हमने 2-3 स्टडी कराए। एक स्टडी थी हमारी 2008-9 में, जो हमने पूरा यहाँ पे किस तरह से डिफ़ॉरेस्टेशन चल रहा है, इसका एक हमने स्टडी किया। तो उसके लिए बढ़िया-सा, हम तो ऐसा टिपिकल रिसर्च करने वाले लोग नहीं हैं, तो हमारे टीम ने सोचा कि वो जाके बैठेंगे जो घाट सेक्शन है, जैसे कि कोंकण में आप देवरुख से जाओगे कोल्हापुर तो एक घाट है, फिर कोयना कोयना होके जाएँगे तो एक घाट है, फिर लांजा के उधर 1-2 बड़े घाट सेक्शन है जहाँ आप कोंकण से ऊपर वाले डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हो। तो हमारे रिसर्चर्स वो घाट सेक्शन में रात को जाके बैठते थे 9 बजे, और पूरा रात भर कितने ट्रक्स जाते हैं लकड़ी भर के, उसका पूरा उस उन्होंने लिख के लिया कि कहाँ से आया है, कौन है। पहले तो थोड़ा उनको लगा कि कोई, वो ट्रक वालों को भी लगा थ्रेटनिंग कि ये कौन है, पुलिस वाले हैं, वन विभाग। मगर फिर उन्होंने बताया कि नहीं, हम सिर्फ देख रहे हैं। तो फिर पता चला इतना बड़े पैमाने पे जंगल टूट रहा है। दूसरी बात यह है कि जंगल टूट रहा था, मगर यहाँ पे ऐसा होता है कि जंगल आपने काट दिया, एक हिस्सा खुला हो गया, वहां से सूरज की रोशनी आने लगी, तो वहां पे एक तरह का वीड जो बाहर से आया हुआ है, जी। यूपैटोरियम करके, वो एकदम जल्दी से छा जाता है, पूरा एरिया कवर कर लेता है 1 महीने में। और एक बार उसके पौधे आ गए तो उसको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। दूर से देखने वाले को लगता है कि ये तो हरा भरा है, मगर वहां पे कोई बड़े पेड़ नहीं है, बस यही है यूपैटोरियम। तो फिर लोगों को दूर से देखकर लगता था यहाँ तो जंगल है। तो फिर हमने सोचा कि इसके ऊपर कुछ करना चाहिए, कैसे हम बचाएं कि वो जंगल बचे और लोग ना तोड़े। दूसरा एक स्टडी हमने कराया कि जो पूरा रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग दोनों जिले हैं हमारे, उसमें कितने अच्छे वन अभी बाकी है, वहां पे कितने इम्पोर्टेंट प्लांट एरियाज हैं। और ये हमने जीआईएस के माध्यम से, जीआईएस से मैपिंग करके स्टडी किया था। तो हमें शुक्र से कुछ ऐसे एरिया मिले जो इंटीरियर में थे, रिमोट में थे, कि वहां पे जंगल थे। तो फिर हमने ग्राउंड पे जाके उन लोगों से बात करना शुरू कर दिया। फिर बीच में हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे जंगल बचाने के क्या-क्या तरीके लोग अपनाते हैं, कौन-सी संस्थाएँ क्या करती है, इसका भी अभ्यास कर रहे थे। और हमारा अप्लाइड एनवायरनमेंटल रिसर्च फाउंडेशन जो है, उसका मूल उद्दिष्ट है कि हमें ज़मीन पे जंगल बचाना है, ना कि हमें सिर्फ उसके ऊपर रिसर्च करना है, अपने पेपर्स पब्लिश करने हैं, ना तो हमें सिर्फ जन जागरण करना है उसके बारे में, ना तो हमें पौधे लगाने हैं, क्योंकि वो तो एक पर्यावरण का काम है, तो सबको लगता है कि बस पौधे लगाओ और हो गया। जंगल लोग बन तो गया। कहते हैं हाँ, पेड़ लगाओ, मैं तो जी। कहती हूँ हम पेड़ नहीं लगाते, हम छोटा पौधा लगाते हैं, उसको अगर हम पनपेंगे, उसकी तरफ ध्यान देंगे, तब भी वो पेड़ बनेगा। हम तो कहते हैं पेड़ लगाए, हम तो पेड़ नहीं लगाते। तो हम सब ये नहीं करने वाले थे, हमें असल में जंगल बचाना था ऑन द ग्राउंड। तो हमने सोचा कि क्या करते हैं, कहना तो ईज़ी है, बाकी के लोग क्या करते हैं दुनिया में? तो फिर हमने सीखा, और एक कंज़र्वेशन इंटरनेशनल करके बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज़ेशन है अमेरिका स्थित, तो उनका एक कार्यक्रम था कि उसको वो कंज़र्वेशन ईज़मेंट्स बोलते हैं, कि आपके पास जंगल है, अमेरिका में लैंड बहुत है तो जंगल भी बड़े रहते हैं या ज़मीन बहुत ज़्यादा रहती है, तो आपके ज़मीन पे जो भी इकोसिस्टम है, उसको बचाना है, तो हम
somebody will come, कोई आएगा और आपसे कहेगा कि आप और हम मिलकर इसको अच्छी तरह से रखेंगे। उसको कंजर्वेशन ईजमेंट बोलते हैं। आपको क्या करना है, वो जो ओनर है उसने बस बताना है कि वो कुछ डिस्टरबेंस नहीं करेंगे उसमें, तो और उसको पैसे मिलेंगे, उसको फायदा मिलेगा। ईजमेंट्स क्योंकि एक एग्रीमेंट है, तो एग्रीमेंट में टर्म्स कंडीशंस भी होते हैं और जिसका एसेट है उसको कुछ फायदा भी मिलता है। तो उससे हम सीखे और हमें लगा कि हम ये हमारे यहाँ करके देखते हैं कि क्या होगा। हम जाएंगे लोगों के पास और उनको कहेंगे कि भाई आप जंगल तोड़ो मत। आपको जो कॉन्ट्रैक्टर है जो लकड़ी लेता है आपसे, वो कितने पैसे देता है 1 एकड़ को, अच्छे जंगल को? तो लोगों ने कहा 4,000 देता है, कभी 5,000 देता है। तो हमने कहा फिर क्या करते हो आप? उन्होंने कहा नहीं, हम काटते हैं, वो लेके जाता है काट के, फिर 5-6 साल में फिर एक बार जंगल आता है, फिर वो आता है, तब उसको ज्यादा अच्छी लकड़ी नहीं मिलती तो वो पैसे कम देता है, फिर हम देते हैं तोड़ने के लिए, फिर 4-5 साल बाद आता है और फिर उसके बाद वहां पे कोई भी लकड़ी अच्छी तरह से आना बंद हो जाता है। ठीक है, यानी कि वो एक इकोलॉजी के हिसाब से या जंगल की क्वालिटी के हिसाब से एकदम खराब हो जाता है। वहां पे सिर्फ वो थॉर्नी बुशेस जिसे कहते हैं वो सब आ जाता है। तो हमने कहा ठीक है, देखते हैं। तो फिर हमने पहला हमारा एक छोटा प्रोजेक्ट लॉन्च किया कि ये जो जंगल है लोगों के, उसकी सुरक्षा हम कैसे करें, और उसका एक पायलट हमें छोटा फंडिंग मिला। तो हमने लोगों के पास जाना शुरू कर दिया कि अगर वो कॉन्ट्रैक्टर आपको 5,000 रुपये देता है तो हम आपको 6,000 या 5,500 दे देंगे। हमारी शर्त ये है, आप जंगल तोड़ेंगे नहीं। हमारे साथ आप एग्रीमेंट करिए कि अगले 5 साल आप जंगल नहीं तोड़ेंगे। जितना पैसा वो देने वाला था उतना हम दे रहे हैं, थोड़ा ज्यादा ही दे रहे हैं। तो लोगों को अच्छा लगा, उन्होंने कहा हमें पैसे चाहिए। किसी का 5 एकड़ था, 6 एकड़ था। तो हमने इस तरह से पहला पायलट हमारा 2007-8 में किया और उसमें 1 साल में हमने 100 एकड़ के इस तरह के एग्रीमेंट्स कर दिए कि 5 साल ये जंगल नहीं तोड़ेंगे। क्या हुआ कि तब बिल्कुल रोमांटिसाइज हो जाता है, कोई भी नया आइडिया आता है तो हमें लगा बहुत बढ़िया, ये तो वहां अमेरिका में होता है, यहाँ क्यों नहीं होगा। और फिर हमने लोगों को बताया था। लोगों ने पूछा कि एक तो तुम्हें इसके लिए पैसे कौन दे रहा है, नंबर 1, दूसरा तुम क्यों कर रहे हो और इससे क्या होगा, 5 साल के बाद मैं तोड़ू क्या जंगल? तो हमने कहा आपको तोड़ने की नौबत ही नहीं आएगी। 5 साल में हम ऐसा कुछ करेंगे कि आपका जंगल बिना काटे आपको पैसे दे देगा। अभी ये कहना बहुत इजी है मगर ऐसा कुछ नहीं होता है। नेचुरल सिस्टम्स में कुछ करना है तो उसको 10-12-15 साल लगते हैं। जो जंगल असल में बिना काटे उपजाऊ बनाना है और फिर उसमें जो जैव विविधता है वो रखनी है, वो सब चीजें। फिर भी वो लोग थे, वो हमें जानते थे और हम सब बहुत छोटे थे हमारा ग्रुप। तो उन्होंने कहा चलो अच्छी बात है, बच्चे कुछ कर रहे हैं तो हाँ कहते। तो ऐसा 100 एकड़ का हमने किया और फिर 5 साल जल्दी बीत गए। 2013 आया तो हमने कहा कि नहीं भाई, ये तो कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ है जंगल में। बस क्या हुआ, पेड़ नहीं कटे और वो यूपेटोरियम नहीं आया। और बहुत सारे जंगल एकदम ऐसे अच्छे जंगल थे भी नहीं। किसी ने 5 साल पहले काटा था, किसी ने 6 साल पहले काटा था। तो ये सब करते करते फिर लोगों से ज्यादा बातें करते करते हम सीख गए। आ, पर ये जो हमारा कार्यक्रम है ये भारत में सिर्फ हम ही करते हैं। उसकी और ज्यादा बातें हैं, कैसे हम इसके लिए पैसे इकट्ठा करते हैं, फिर 5 साल के नहीं, फिर हमारे एग्रीमेंट्स का समय कैसे बढ़ा, फिर लोगों का उसमें कैसा ज्यादा भागीदारी होने लगी। ये सब तो बाकी की बहुत ज्यादा बड़ी स्टोरी है। बट इससे हमने शुरू किया था और इस इलाके में, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में, 90% जो जमीन है वो पूरी इस तरह से लोगों की है। वो वहां सरकारी जमीन है ही नहीं। अच्छा। हाँ, वो जो भी जमीन दिखती है उसमें से 90-95% वो लोगों की है। तो जितने फॉरेस्ट में दिखते हैं। हाँ जी, वहां पे जंगल वन विभाग का कुछ है ही नहीं। ओह। वो पूरा लोगों का है। जो भी इसको आप जंगल कहो, खेती की जमीन कहो, जो भी है, मगर वो जंगल दिखता है और वो जंगल है, वो लोगों का है। इसलिए फिर हमें लगा ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहां पे काम करने के लिए हमें वन विभाग की कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती। आपका जंगल है, मैं आपके पास आती हूँ, हमें ये करना है, आप हाँ कहती है तो हम करेंगे, नहीं कहती है तो नहीं करेंगे। तो ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसे कहते थे वैसा था।
तो वहाँ से हमने शुरू किया 2007-8 में और आज हमें 2026 में, तो बिल्कुल उसको 18-19 साल हो गए, हमारा कार्यक्रम अच्छे से चल रहा है। मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने कहा कि आप एक एग्रीमेंट करती हैं और जो जिसकी वो लैंड है उसे फटाक से पैसे चाहिए, क्विक मनी कहते हैं हम जिसे, वो आपके साथ क्यों आएगा एग्रीमेंट करने? एक तो एग्रीमेंट हमारे साथ करते हैं, इसके 2 मुख्य मुद्दे हैं। एक तो हमारे एग्रीमेंट में बिल्कुल बोर्ड में लिखा रहता है कि ये एग्रीमेंट आपने किया तब भी ये ज़मीन की जो मालिकाना हक है, वो सब आपके पास रहेंगे। हमारा कोई ऐसा छुपा उद्दिष्ट नहीं है कि आपसे लिख के ले लो, आपको थोड़े पैसे दे दो और कल जाके ज़मीन का कुछ और डेवलपमेंट कर लो। तो ज़मीन का हक तो आपका ही रहेगा। एईआरएफ यानी हमारी संस्था या मैं या कोई और हमारे पदाधिकारी या और कोई जो कंपनी है, जो कोई ऑर्गेनाइज़ेशन है जो इसके लिए पैसे देते हैं, तो वो इसके ऊपर कभी हक नहीं रखेंगे। और हमारी तरफ से ये था कि पैसे जो है हम आपको 90% पर एकड़ जो 5,000 5 साल के लिए देने हैं, वो आज ही दे देते हैं। आप साइन करो, आपको पैसे आपके अकाउंट में आ जाएँगे। अच्छा, एडवांस में मिल जाता है? नहीं, नहीं एडवांस नहीं, जिस दिन साइन करते हो आपके अकाउंट में 90% पैसे जाएँगे ओके। और वो 5 साल, हर साल 5,000 नहीं देते हम। हुँ। एक ही बार, क्योंकि वुड कॉन्ट्रैक्टर भी उतना ही देता है, 5,000 देता है, काट के लेके जाता है। हुँ। मगर आप समझो कि किसी फैमिली की अगर 15 एकड़ ज़मीन है और उसको 15 एकड़ के 5,000 के हिसाब से कितने पैसे मिलेंगे? वो बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। तो उनको लगा, और पहले उनको लग रहा था कि बोल तो रहे हैं मगर पैसे देंगे कि नहीं। हुँ। फिर हमने दिया, और दूसरा सबसे ज़्यादा एक फ़ायदा उनको ये लगा कि ये लोगों की ज़मीनें हैं ऐसे पहाड़ों पर, कोई जाता भी नहीं है, किसी को पता भी नहीं है अपनी ज़मीन कहाँ है। मगर जब हमने ये कार्यक्रम शुरू किया, तो पूरे हम उनके लैंड रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मैंने आपको पैसे दिए और ज़मीन निकली किसी और की, या जी। किसी और की ज़मीन है उसको पैसे नहीं मिले, तो फिर गाँव में झगड़े होने हो जाएँगे। तो हमने पूरा उसके गाँव के जो गाँव के मैप्स होते हैं वो सब देखे, फिर जीआईएस बेस्ड मैपिंग किया, जैसे कि आपका 5 एकड़ है तो पूरा जाके कहाँ है, ये सब मैपिंग हो गया फ्री में। तो वो भी उनको पता नहीं था, ये उनको एक बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो गया। और फिर धीरे-धीरे उनको पता चला कि ये सच में देते हैं पैसे। ऐसा नहीं है कि बोल के निकल जाते हैं या कुछ अपने को 10% आज दिए, 20% 1 साल के बाद, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारा भी कॉन्स्टेंटली उसमें से हम सीख रहे थे। हमें लगा कि एक गाँव में आपके 10 एकड़ है, किसी और के 10 एकड़ है, दूसरे गाँव में किसी और के 15 है, तो ऐसा करने से अपने को जंगल संरक्षण का जो हेतु है, उस तक पहुँचने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि बीच-बीच में तो सब दूसरा काम कर रहे हैं, लोग तोड़ रहे हैं। तो फिर हमने गाँव के सारे लोगों के साथ बात करते-करते उनको बता दिया कि पूरा गाँव मिल के करो आप। जी। तो ये बढ़िया हो गया। 2013 में एक गाँव है उमरे कड़म्बस्ते करके, तो वो आए थे हमारी एक ऐसी मीटिंग में जब हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे गाँव की 238 एकड़ ज़मीन है, आप पूरा का कर लेते हो क्या? हम सब लोग हाँ कहेंगे। तो हमने कहा ये तो सोने पे सुहागा है, क्यों नहीं करेंगे? तो फिर वहाँ से हमारे बड़े एग्रीमेंट जो थे वो शुरू हो गए, और एक लोगों को इसमें बिल्कुल सुरक्षित लगा। एक तो ज़मीन का हक उनके पास था, और ये ऐसा रजिस्टर्ड नहीं करते हम एग्रीमेंट, क्योंकि फिर लोगों के मन में डर आ जाता है कि ये कहीं कोर्ट पे जाओ, कहीं नोटरी के, ये पूरा एक दूसरे के ऊपर विश्वास से चलता है, मगर पेपर है, किसी ने अगर विश्वास तोड़ा तो पेपर है। अ, तो फिर लोगों ने आगे आना शुरू कर दिया। कुछ गाँवों ने ऐसा किया कि पूरे गाँव के 230 या 25 या 500 एकड़ का भी बाद में हुआ, इतने ज़्यादा पैसे हैं। और गाँव के सारे लोगों को हमने इतना मेटिक्युलसली पैसे बाँटे कि कुछ-कुछ थे, जिनकी ज़मीन थी 10 गुंठा, 12 गुंठा, तो उनको भी हमने पैसे दे दिए। सबके सिग्नेचर ले लिए, तो ऐसा नहीं हुआ कि किसी को पता नहीं है। किसी का भाई या कोई बम्बई में है, तो उनको भी हमने बताया कि ऐसा-ऐसा होने जा रहा है। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी थी, इसलिए लोगों को अच्छा लगा। पैसे असल में मिलने लगे, और तीसरी बात ये हुई कि जहाँ पे ये गाँव के बड़े एग्रीमेंट्स हो गए, बड़े जंगल के,
तो वहाँ पे लोगों ने सोचा कि सारे पैसे हमने लेने से अच्छा है कि थोड़े पैसे हम गाँव के काम के लिए रखेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात हो गई। नहीं तो मेरी ज़मीनें मेरे को मिल गए, ये कोई सरकारी ज़मीन नहीं है, कुछ नहीं है, मगर लोगों ने पैसे रखे। फिर बाद में कहीं उन्होंने अपना पानी का काम किया उसमें से, कहीं पे लोगों ने अपने गाँव का मंदिर ठीक कराना है उसके लिए पैसे यूज़ किया उसका। और हमने ये नहीं कहा कि हमने पैसे दिए हैं फिर हम देखेंगे आप क्या करते हो। क्योंकि एक बार हमने आपको दे दिया तो हमारा कोई अधिकार नहीं है, ये आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। तो ये लोगों को बड़ा अच्छा लगा। और जब हम पहले जाते थे तो लोगों को लगता था कि ये तो अभी कुछ किया है, संस्था वगैरह है, आएँगे 1 आध 2 प्रोजेक्ट करके निकल जाएँगे। मगर हमने शुरू किया 1995 से और फिर ये कार्यक्रम शुरू हो गया 2007-8, तो पहले हमें 10-12 साल हो गए थे, तो लोगों को एक विश्वास था कि रहेंगे। अगर कुछ उनके गलतियाँ होती है या कुछ अड़चनें आती है, तो वो हमें बताएँगे। हमें ऐसा कि फँसा के या ऐसा करके नहीं जाएँगे, ये विश्वास लोगों को था। और हम लोगों से बात करते थे, लोगों के यहाँ अक्सर जाते थे और जो भी जंगल हम उनके साथ बचाते हैं, वहाँ पे भी क्या काम होता था, वहाँ पे लोगों को लेके जाते थे। जिस गाँव में हमारे बड़े जंगल है एग्रीमेंट के अंडर, तो वहाँ पे हम गाँव के 2 लोगों को वो जंगल बचाने के लिए एम्प्लॉयमेंट भी देते थे। और हमारी पूरी टीम जो इन जंगलों में काम करने वाले हैं, वो गाँव के ही लड़के हैं। तो वो भी एक उनको लगा कि अरे! हमारे गाँव का लड़का इस संस्था में काम करता है, तो उसको पता है, कोई हमें ऐसा झूठ बोल के फँसा के नहीं निकल जाएगा। और फिर गाँव में ऐसा होता है कि किसी को विश्वास हो गया, तो दूसरे को बोलेगा। तो ऐसा लोगों ने बता दिया और फिर वो कार्यक्रम बढ़ गया। आपकी कोई ऐसी रियल लाइफ स्टोरी है किसी गाँव वाले की जिसने आपकी बात सुनी और उसे सही में मतलब उसका जीवन तो बदला ही और इनकम भी हुई उसको बहुत अच्छी? हाँ, मैंने जैसे बताया रियल लाइफ स्टोरीज़ तो सारी रियल लाइफ हाँ, स्टोरीज़ है बट हमारे। फिर भी कोई क्योंकि अभी मैं बता दूँ आपको, क्योंकि हम 140 से ज़्यादा गाँव में हमारा ये कार्यक्रम चलता है और हमने 15,000 एकड़ जंगल 2035 तक सिक्योर किया है, तो वो नहीं तोड़ेंगे। और कुछ हमारे एग्रीमेंट्स हैं जो चले हैं 2008 से, वो पहला 5 साल का था, फिर 10 साल का हुआ, फिर 10 साल का हुआ। तो आप देखिए कि एक का अगर 10 एकड़ है तो उसको कितने पैसे मिले हैं इसमें से। और फिर उसको एक उसके मन में बहुत अच्छा-सा स्वाभिमान तैयार हो गया कि मैं जंगल बचा रहा हूँ। ये मेरा जंगल है, मैं बचा रहा हूँ। रियल लाइफ स्टोरी तो जैसे मैंने बताया, एक वाड़ी अधिष्ठी करके गाँव है, तो वहाँ पे लोगों को जितने पैसे मिले, उनके जो भी पहले 600-700 एकड़ का था, वो सारे पैसे किसी ने लिए नहीं। उन्होंने सारे पैसे अपने मंदिर के लिए रख दिए और उन्होंने फिक्स्ड डिपॉज़िट किया 2013 में। वो 5 साल में मैच्योर हुआ 18 में, फिर उन्होंने किया 5 साल का, तो 2023 में हुआ। और अभी उनके मंदिर का काम शुरू हुआ, तो जो उनको 5 लाख रुपए मिले थे, उसके आप देख लो कितने पैसे हो गए। तो ये है। और कभी-कभी मैं बहुत जंगलों में घूमती हूँ खुद, तो एक बार मैं जा रही थी जंगल में, तो कोई आए 2 गाँव के लोग सामने से और उन्होंने कहा कि आप क्या करते हो? तो मैंने कहा नहीं ऐसा ही जंगल का काम करते हैं ये वो। तो उन्होंने कहा नहीं, ये एक अर्चना गोडबोले करके है और वो जंगल बचाने का काम करते हैं, हमने सुना है। और हमारे गाँव में हमारा 200 एकड़ जंगल है, मगर कैसे उनको हम कॉन्टैक्ट करें? तो हम करना चाहते हैं, ज़रा बता देना उनको। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये पहुँचा है, इसका मतलब लोगों के पास। फिर दूसरे एक छोटे गाँव में लोगों ने एक आदमी को मिले पैसे उसके, समझो कुछ 80-90 हज़ार, तो उसने वो फिक्स्ड डिपॉज़िट करके अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए बम्बई में भेजना था, तो उसके लिए रख दिए उसने। तो लोग, और जैसा कि मैंने कहा कि एक बार पैसे दे दिए जंगल बचाने के, तो आगे हम उनके साथ काम करते हैं, मगर हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते या कंट्रोल नहीं रखते हैं कि वो पैसों का वो क्या कर रहे हैं। जी। क्योंकि किसी को शादी के लिए चाहिए, किसी को और किसी और चीज़ के लिए चाहिए, वो उनका है, तो वो हम नहीं पूछते हैं। मगर लोग जब आपको बिना जाने हुए आपके काम के बारे में अच्छा बोलते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। अर्चना जी, आप बोल रहे थे कि इंडिया में ये पहली तरह का इनिशिएटिव है जहाँ पे पैसे दे रहे हैं हम लोग सो दैट लोग जंगल ना काटें। एक्चुअली ये सॉल्यूशन वैसे देखोगे इन जनरल लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, है ना?
कोई भी प्रोजेक्ट जहाँ पे फॉरेस्टेशन का काम आता है, तो लोग जाते हैं, बहुत सारे पेड़ लगाते हैं। कई लोग तो गार्ड भी नहीं लगाते, वो बकरी खा जाती है, गाय खा जाती है। और एक्चुअल जंगल 200-300 साल पुराने या उससे भी ज्यादा पुराने पेड़ कटने से बचाना, ये एक्चुअल में सही काम है, क्योंकि आप कितने जंगल लगाओगे, कब बड़े होंगे, सही बात है। राइट? तो बट आप अकेले इस तरह का काम कर रहे हो, चैलेंजेस क्या है आपके, क्योंकि और कोई एनजीओ कर नहीं रहा है। नहीं, इसमें देखिए चैलेंजेस तो बहुत है। सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम वन विभाग नहीं बन सकते और बनना भी नहीं चाहते हैं। और लोगों को फ़ायदा किस तरह से पहुँचे इसके लिए कॉन्स्टेंटली काम करना पड़ता है, फंडिंग भी लानी पड़ती है। और ऐसा नहीं है कि आज एक जंगल बचा लिया, एग्रीमेंट हो गया, अभी कोई काटेगा नहीं तो जंगल अपने आप बड़ा हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है, जी, क्योंकि वो जी। जंगल का मैनेजमेंट भी करना पड़ता है। ओके। वो मैनेजमेंट के लिए भी उसको, जो मैंने बोला कि ऐसा नहीं है कि सारे जंगल एकदम अमेज़न के जैसे हमें मिले हैं। कटाई तो हुई है, किसी की 5 साल पहले हुई होगी, 10 साल, अभी वो एग्रीमेंट में आया है, तो उसका जंगल हम कैसे रिस्टोर करें, ये चैलेंज है। और उसमें ये जो चैलेंज है कि जंगल हम कैसे रिस्टोर करें, तो उसके लिए बहुत पेशेंटली काम करना पड़ता है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी लगती है। और जैसे कि यूपेटोरियम है, जैसे और कुछ क्लाइंबर्स है, वो भी आते हैं, उनको निकालना पड़ता है मैन्युअली लोग लगा के, क्योंकि अब जेसीबी तो नहीं डाल सकते जंगल में। और कॉन्स्टेंटली फंडिंग उसके लिए लानी, लोगों को फंडिंग देनी एक हिस्सा है, मगर वो जंगल को मैनेज करना एक और काम है बहुत बड़ा। तो फिर उसके लिए कॉन्स्टेंटली नए फंडिंग प्रपोजल्स लिखना, फंडिंग में भी किस तरह से आप और आगे जाके काम करोगे, इसके ऊपर लोगों के साथ चर्चा करना, नेटवर्किंग करना, फिर अपना काम लोगों तक कैसे पहुंचे, की लोगों तक। हम लोग ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं है और रील्स वगैरह चलते हैं, उसमें हम नहीं है, क्योंकि हमारा कहना है कि ये जो काम है, हम लैंड का काम कर रहे हैं, तो इसका रोज पब्लिसिटी करने से कुछ नहीं होगा। मेरे को बहुत ज़्यादा थंबनेल्स मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा हार्ट्स मिल जाएंगे, मगर उससे जंगल तो नहीं बचेगा। तो उसमें हम ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, मगर किसी अच्छी मैगजीन में जो स्टेक होल्डर्स के पास पहुंचती है, वहाँ पे हमारा कोई आर्टिकल आता है, या मोंग्याबे जैसे है इंटरनेशनल, उसमें कुछ आता है, तो इस तरह का काम करते हैं। तो चैलेंजेस तो फंडिंग का तो है ही है। दूसरा चैलेंज ये है कि हर जंगल का, जैसे कि एक गांव का जंगल है, उसमें जो मैनेजमेंट के चैलेंजेस है वो दूसरे गांव में अलग होंगे। सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कि इसको फेंसिंग तो नहीं कर सकते इतने बड़े जंगल को, या तो मैंने कहा हम कोई ऐसे बिल्कुल सैलरी पे 100 लोग तो उसके ऊपर नहीं लगा सकते कि इन जंगलों की रखवाली करे। तो फिर स्थानीय लोग जो हमारे एग्रीमेंट होल्डर्स है या फिर गांव के लोग हैं, उनका एक बिल्कुल नियमित रूप से हमें उनको ट्रेनिंग करानी पड़ती है, उनकी क्षमता कैसे बढ़ाए, वो कैसे जाने। फिर इस जंगल में जैव विविधता क्या है, जैसे कोई कुछ रेयर जानवर है, कुछ पेड़ पौधे हैं, तो उसके लिए फंडिंग कई बार आती है। तो सारे स्टोन्स आपको ऊपर नीचे करने पड़ते हैं। और जो हम पहली बात हमने शुरू करी थी लोगों के साथ कि ये जंगल आपको पैसे लेकर लाए देगा, मगर वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए फिर जंगल का डिटेल्ड सर्वे करना पड़ता है, और फिर वो सर्वे करते-करते 2012 से हमें पता चला कि इस जंगल में बहुत सारी औषधि प्रजातियाँ भी है, पेड़ है, जैसे कि त्रिफला जिससे बनता है हरड़, बेड़ा और आंवला के फलों से। तो वो हिरड़ और बेड़ा के पेड़ बहुत है हमारे जंगलों में। तो फिर हमने उसका पूरा रिसोर्स असेसमेंट किया, उसके ऊपर अगर कोई एंटरप्राइज कर सकते हैं तो वो चालू किया, और 2012 से आज तक, उसको 14 साल हो गए, तो हमारा पूरा गांव के लोगों का चलाया हुआ एंटरप्राइज है। और हम वो उसको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन लेते हैं, क्योंकि ये हम वाइल्ड से कलेक्ट करते हैं, तो जो ये भी। जो आपका माई फॉरेस्ट। नहीं, माय फॉरेस्ट इज अ ब्रांड नेम। अच्छा। हाँ, हमारी कंपनी है जो ये सब करती है, वो नेचर कनेक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। ओके। तो ये फॉरेस्ट में से बिना पेड़ काटे पैसे कैसे तैयार हो सकते हैं, इसके ऊपर हमने काम किया। ना केवल डेमोन्स्ट्रेट या टेस्ट किया, बट हमने उसको बढ़ाया स्केल पे। तो वो हमारा काम करीबन 35 गांवों से हम ये फल इकट्ठा करते हैं। आंवला तो हमारे यहाँ होता नहीं है, बट हरड़, बेड़ा
और उसको हम इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन फेयर वाइड वो करा के लेते हैं, और फेयर वाइड सर्टिफाई कर लिया तो जो पाउडर हम बनाते हैं वहीं पे, तो वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। पहले यूके में बहुत करते थे, मगर दैट कंपनी वो जो थी पक्का वो शिफ्ट हो गई, बेच दी गई, वो सब हुआ। तो अभी अमेरिका में करते थे, मगर अभी अमेरिका में नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ टेरिफ्स एंड अदर प्रॉब्लम्स। तो वो करते हैं। फिर सिर्फ 2-3 पेड़ों पे अपना कोई बिजनेस नहीं चल सकता है। और हम क्यों, ये AERF एक NGO है, नॉन प्रॉफिट है, तो वो तो ये सब नहीं करती। तो ये जो नेचर कनेक्ट हमारा प्रॉफिट मेकिंग विंग है वो करता है, क्योंकि अगर हम ही प्रॉफिट नहीं कमाए तो लोगों को कैसे ज्यादा पैसे दे दे। तो वो हम करते हैं। और इससे जनवरी से लेकर मई के एंड तक कम से कम 100 लोगों को पूरा रोजगार भी मिलता है। हमारी 2 प्रोसेसिंग यूनिट्स है रत्नागिरी में, जहाँ हमारा फील्ड स्टेशन है, और एक प्रोसेसिंग यूनिट भीमा शंकर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के पास है। तो फिर लोगों को पता चला कि बड़े पेड़ रखने चाहिए, क्योंकि ये पेड़ मेरे को पैसे दे रहा है, उससे पैसे आ रहे हैं। क्योंकि फिर हमने सोचा कि दो दो ही पेड़ पे नहीं चलेगा। तो फिर हम टेरोकार्पस मार्सुपियम है, जिसे बीजा कहते हैं, वो हिमाचल तराई रीजन में बहुत होता है, हिमालय तराई रीजन में होता है, तो यहाँ पे भी होता है। और उसका उपयोग होता है डायबिटीज में। उसका जो हार्टवुड का डिकॉक्शन बनाते हैं, तो वो बिल्कुल अ, उसमें टीरोस्टिलबेन करके अल्कोलॉइड होता है, और वो इफ़ेक्टिव है बहुत। और वो दोनों तरह के डायबिटीज पे बहुत अच्छा काम करता है। और ये उसके पूरा साइंटिफिक स्टडीज वगैरह हुए, तो उसके ऊपर फिर हमने काम शुरू किया कि एक आदमी के पास अगर 10 एकड़ का जंगल है, उसमें से ये 2 पेड़ हमने काट लिए क्योंकि वो हार्टवुड चाहिए, मगर वो 2 पेड़ों से ही वो उसको इतने पैसे आएंगे कि वो पूरा 10 एकड़ तोड़ेगा ही नहीं। तो इस तरह से और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं। जैसे कि हम अभी काम कर रहे हैं, द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन नाउअडेज इन द वेस्ट इज जैक फ्रूट, है ना, इसको कटल बोलते हैं। जी। तो कटल की जो बीज रहते हैं, तो कटल के बीज में जो स्टार्च है वो बिल्कुल ग्लूटेन फ्री है, और उसमें प्रोटीन भी है। तो उसका फिर फ्लोर बना के उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो लोगों को बहुत ज्यादा पैसे आते हैं। और हमारा हमारा मतलब क्या है ये सब करने के पीछे, कि कोई कटल के झाड़ ना तोड़े, क्योंकि कोंकण में इतने सारे बड़े पेड़ हैं कटल के, और लोग तोड़ते हैं क्योंकि उसकी लकड़ी बहुत बढ़िया होती है। तो अभी हमने पिछले 2 सालों से वो काम शुरू किया। तो हमारा बिल्कुल नई आइडिया आती है तो हम उसका पहले रिसर्च करके पता कर लेते हैं कि ये हो सकता है क्या। तो इसके लिए बायोडायवर्सिटी सर्वेज होते हैं, स्टडीज होती है। जैसे कि हमने कटहल के पेड़ों का भी फिर सर्वे किया, और इस साल हमने पूरा उसका डेटा कलेक्ट करके सब एनालिसिस किया, और उसमें से 630 बड़े पेड़ों के कटहल हमने लोगों से परचेस किए। तो वो भी उसको एक और हो गया। और ये जरूरी नहीं है कि वो कटहल का झाड़ उसी जंगल में हो जो बचाता है, आपके घर में भी है तो भी चलेगा, आप तोड़ना नहीं, बस जहाँ भी झाड़ है वो तोड़ना नहीं चाहिए। तो वो अभी हमारा चल रहा है। फिर हम और लोगों के साथ उनकी खेती कैसे सुधारे उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और खेती और जंगल का क्या संबंध है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको सच में जंगल बचाना है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारी आइडियाज़ पे काम करना पड़ता है। हम अक्सर कहते हैं कि हम 10 आइडियाज़ के ऊपर सोचते हैं, पता चलता है उसमें से 9 तो नहीं चलेगी, मगर जो एक चलने वाली है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करके फिर हम कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से ये होता है। और पेड़ लगाने वालों को बस पेड़ लगाने हैं, उसी गड्ढे में जाके अगले साल कोई पेड़ लगाएगा। मैं हाँ। अक्सर ये बताती हूँ कि अगर आप पिछले 20 साल में भारत में जितने पौधे लगे हैं उनको इकट्ठा करें और उसमें कम से कम डिस्टेंस रखें, तो पूरा भारत, पूरे देश का जमीन पेड़ों के नीचे आ जाती। अच्छा। हाँ, ये आप देख लो, कितने, कोई एक कंपनी है उसने लगाए 10 लाख, फिर गवर्नमेंट का प्रोग्राम है इस ब्लॉक में 1 करोड़ झाड़ लगाए, फिर यूपी में लगाए, ये सब तो। हाँ, सारे इनॉग्रेशन प्रोग्राम पेड़ लगाने से ही शुरू हो रहे हाँ, हैं। वो तो ठीक है, और पर्यावरण का काम है, यानी पेड़ लगाओ। हम हम्म। तो कहते हैं हम पेड़ लगाते ही नहीं, हम पौधे लगाते, तो पौधों हम्म। को, उसको कैसे आगे हम पनपे, तो ये सब हम करते हैं। फिर हमारा और एक कार्यक्रम है जिसे हम कहते हैं कि महाकाय वृक्ष संवर्धन, जायंट ट्री कंजर्वेशन ऑफ जायंट ट्रीज।
क्योंकि एक बड़ा बरगद का पेड़ है या बड़ा आम का पेड़ है, तो वो अपने आप में एक इकोसिस्टम है, क्योंकि वहाँ पे बहुत पंछी आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कीड़े-मकोड़े होते हैं, फिर उसकी छाया में कोई अपना दुकान लगाता होगा पहले ज़माने में, आज तो नहीं लगता है, पहले ज़माने में। या तो फिर उसमें इतना कार्बन बचा के रखा है, जो आजकल लोगों को बहुत बोलना अच्छा लगता है। तो ये सब है और एक पेड़ कट गया तो ये पूरा बायोडायवर्सिटी और लाइफ खत्म होता है। तो हमने फिर हमारे ये रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और रायगढ़ में भी जितने ऐसे बड़े पेड़ हैं, चाहे वो रास्ते के पास हो, एवेन्यू ट्रीज हो, किसी के घर के पड़ोस बगीचे में हो, या तो वो सब पेड़ों का फिर हमने अभ्यास किया, और जिनके पास हमारे क्राइटेरिया है कि कितना उसका डायमीटर होना चाहिए, गर्थ एट ब्रेस्ट हाइट कितना होना चाहिए, अगर उसमें वो बैठते हैं तो आपको हम एक सर्टिफिकेट दे देंगे कि भाई आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, ये घर में लगाओ, और हर साल आपको हम एक रिवॉर्ड दे देंगे छोटा सा, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, मगर उसको बड़ा अच्छा लगता है कि आइए मेरा पेड़ देख लीजिए। और ये हमारा एक क्राउड फंडेड प्रोग्राम है, दुनिया भर से लोग इस कार्यक्रम को मदद करते हैं। तो इस तरह से हमारा उद्दिष्ट ये है कि जितने भी जंगल है, जितने भी पेड़ है, वो बचने चाहिए। ठीक है, जितना काम के लिए काटना है बहुत ज़रूरी है, कहीं रास्ता, हम ये नहीं कहते कि हमें कोई डेवलपमेंट नहीं चाहिए, मगर वो छोड़ के अपन जो बिल्कुल बिना काम के बस मेरे को लकड़ी के पैसे चाहिए इस तरह से कोई पेड़ काटते हैं, तो वो ना काटे। और क्योंकि पेड़ रहेंगे तो ऑक्सीजन रहेगा, पेड़ रहेंगे तो पानी रहेगा, वाटरशेड में अच्छे पेड़ रहेंगे तभी वो वाटरशेड में पानी आएगा, तभी आपके कुओं में पानी आएगा। तो ये सब हमें लगता है कि अगर हमने हमारे जंगल अच्छी तरह से रखे, लोगों को उसको फायदा कैसे मिले ये दिखा दिया, वो फायदा मिलाने के लिए उनको मदद की, क्योंकि बताने से नहीं होता, क्योंकि उसको इन्वेस्टमेंट लगती है। अगर कोई फ्रूट्स लाके रखने हैं, ड्राई करने हैं, पाउडर बनानी है, तो स्पेस चाहिए, फिर फैक्ट्री चाहिए, फिर पल्वराइजर चाहिए, ये सब। तो वो एक हैंड होल्डिंग उनको थोड़ी दे दे, तो मुझे लगता है कि जंगल बच सकते हैं जिस तरह से हमने बचाए हैं। हमें बिल्कुल पता है कि पूरा अगर आप अ, महाराष्ट्र का ही सिर्फ सह्याद्री पर्वत या वेस्टर्न घाट्स देखेंगे, तो वो इतना बड़ा और विशाल है कि हमारा काम बिल्कुल छोटा है उसमें। फिर भी हमें लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है और हमें यही काम दिया है, तो हम यही काम करेंगे। छोटा तो नहीं है आपका काम बिल्कुल भी। 15,000 एकड़ आप बोल रहे हैं आपने फॉरेस्ट बचाए हैं। ये एक एनजीओ के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। धन्यवाद। मुझे आप जब बोल रहे थे ना कि हमने इतना एक एग्रीमेंट किया लोगों के साथ, बॉन्डिंग की, तो जो ये आप कर पा रहे हो ये गवर्नमेंट क्यों नहीं रेप्लिकेट कर रही? इजी सॉल्यूशन है ये तो। अच्छा। क्योंकि जब गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम बनता है, तो वो पूरा एक सॉल्यूशन पूरे देश के लिए लगाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात, और लोगों को हमारे ऊपर जितना विश्वास है उतना वन विभाग के बारे में उनके मन में नहीं है। उनको लगता है कि अगर वन विभाग के साथ ऐसा करेंगे तो हमारी जमीन हड़ा ले लेंगे। और दूसरी बात, सरकार ये कार्यक्रम कर ही नहीं सकता है, क्योंकि सरकार का जो अगर किसी की जमीन जंगल बचाने के लिए, अभयारण्य के लिए या किसी भी डेवलपमेंट के लिए लेनी हो, तो सरकार 1 एकड़ का जो कॉम्पेंसेशन देती है वो बहुत है। 10 लाख रुपए देते हैं एक एकड़ के लिए। तो वो तो नहीं होगा ना, सरकार कैसे करेगी? कहाँ से पैसे लाएंगे? उनको, वन विभाग को अपना काम करने के लिए भी सबसे कम आउटले हमारे बजट में मिलता है, और सरकारी स्कीम हो गई तो उसमें बाकी सारी सरकारी स्कीमों की चीजें भी आ जाएगी। और हमारा जो लोगों के साथ विश्वास के ऊपर चल रहा है, हमारा कार्यक्रम अभी देखो, मैंने बोला कि 18-19 साल चल रहा है। सरकार की कोई स्कीम चलती है क्या 18-19 साल? कहीं नहीं चलती है। कहीं से फंडिंग आ गई, 5 साल चली, 2 साल चली, फिर बंद हो जाती है। जंगल बचाने का जो काम है वो पूरा आपके पीढ़ी दर पीढ़ी का काम है, वो जनरेशंस का काम है। वो सरकारी स्कीम हो जाएगी तो फिर उसमें बाकी सारी चीजें आएगी। जिसका जंगल नहीं है वो भी कहेगा ये लो मेरा लैंड रिकॉर्ड, मेरे को भी पैसे दे दो। तो मुझे लगता है, और जो हमारे वेस्टर्न घाट्स में कोस्टल एरिया में हो सकता है, कोंकण में हो सकता है, वो चंद्रपुर में नहीं हो सकता, वो छत्तीसगढ़ में नहीं हो सकता, वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं हो सकता। मगर किसी चीज की अगर सरकारी योजना बन गई तो फिट फॉर ऑल होता है, उनका एक ही फ्रेमवर्क होता है और उसी में सारा चलता है। इसलिए बहुत ज्यादा अ, सरकारी योजनाएं जो है पर्यावरण की, वो ज्यादा देर नहीं चलती है।
और हमने भी जब हम देवराई का संरक्षण का कार्यक्रम कर रहे थे पहले, बहुत अच्छा काम हमने किया। कहीं किसी और दिन उसके ऊपर ज़्यादा काम करेंगे, बोलेंगे। मगर सरकारी एक अफ़सर थे, बड़े अच्छे, हमें जानते थे। उन्होंने कहा कि आप रिप्लिकेट करो और 6, 8, 9 देवबनियों में। तो फिर हमने प्रपोज़ल लिखा, सब किया और फिर हमारे ध्यान में आया कि इसमें अल्टीमेटली है क्या? पौधे लगाओ। हमने कहा चलो ठीक है, लोगों के साथ काम तो चलता रहेगा, इनके पौधे हम लगाएँगे जहाँ भी हो सकता है देवबनी में। और फिर जब उसका इवैल्यूएशन उन्होंने किया, तो उन्होंने बाकी कुछ नहीं देखा कि लोगों में कैसा बदलाव आया है, उसको फेंसिंग हुआ है क्या, कितने पौधे हैं, कितनी बायोडायवर्सिटी बची है। उन्होंने सिर्फ देखा आपने कितने पौधे लगाए, उसमें से सर्वाइवल रेट क्या है। तो इस तरह से होता है, इसलिए हम थोड़ा अलग तरीके से अपना काम करते हैं, क्योंकि हमारा काम, हमें ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा देर चलना चाहिए। तो ये है, और हम कभी नहीं चाहते कि हमारे प्रोग्राम की सरकारी स्कीम बने। हाँ, दूसरे एनजीओ ने सीख के कर सीखे, सकते हैं। वो भी करे अपने इलाके में, क्योंकि उनको अपने इलाके में क्या चलेगा, एक बेसिक करके ये मॉडल वो ले सकते हैं और फिर वो कर सकते हैं। कुछ एनजीओ ने ऐसा प्रयास किया, मगर उनको लगा कि हम ऐसे पैसे इकट्ठा करेंगे और लोगों की ज़मीन खरीद लेंगे। एक बार खरीद ली तो लोग फिर निकल जाते हैं। हमारा कार्यक्रम है, उससे सबसे अच्छी बात ये होती है और हमें बड़ा अच्छा लगता है कि लोग फिर से अपनी ज़मीन और जंगल से जुटने लगते हैं। उनको लगता है यार कोई बाहर से आके मुझे पैसे दे रहा है कि जंगल मत काटो, तो उसमें कुछ है, कुछ अच्छी बात है। तो ये जो एक रिकनेक्शन हो रहा है वो हमें बहुत अच्छा लगता है, ना कि जंगल खरीदो। इंडिया में ऐसे भी कुछ अच्छे काम चलते हैं, मुझे वो भी मॉडल अच्छा लगता है कि जहाँ पे वो जंगल खरीद लेते हैं और वो खरीद कर जंगल विभाग को दे देते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो भी एक मॉडल है, मगर फिर वो दे देते हैं जंगल विभाग को। हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होने ही वाला नहीं है, हो ही नहीं सकता है। तो मैं इस तरह से सोचती हूँ कि कोई और संस्थाएँ आए, कोई सीखे, और कुछ लोग कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, सीख रहे हैं थोड़े-थोड़े, हमारे संपर्क में है, तो ये बढ़ेगा। मगर हम जो जंगल बचा रहे हैं, तो हमारा एक उद्दिष्ट है कि अगले 10 सालों में हम, हमारा अभी जो 15,000 एकड़ है, तो 25-30 हज़ार एकड़ तक पहुँच जाएँगे। और ये जो 30,000 एकड़ होगा, वो हम 2050 तक कैसे रहेगा, इसके ऊपर काम करेंगे। उसके मैनेजमेंट के लिए भी हमें फंडिंग चाहिए, उसके लिए नई इनोवेटिव आइडियाज़ चाहिए। वो सब मेरे ख़्याल से हम अभी देख रहे हैं कि इसका अच्छा और परमानेंट एक मैनेजमेंट कैसे करें। और दूसरी चैलेंज जैसा आप पूछ रही थी, तो उसमें चैलेंज ऐसा है कि आज हमने एक एग्रीमेंट कर दिया, तो उसमें था पर एकड़ आपको 5,000 मिलेगा। 5 साल हो गए, तो एग्रीमेंट कोई भी हो, अपने घर का रेंट का एग्रीमेंट हो या कोई भी एग्रीमेंट हो, जब रिन्यूअल होता है तो कंडीशन चेंज होती है और जिसका एसेट है वो निगोशिएट करता है। तो लोगों ने भी कहा कि नहीं, हमने 5 साल किया है, अभी थोड़ा बढ़ा के दे दो। तो ये भी है। और हमारा काम ये नहीं है कि अगले 50 साल तक हम हर 10 साल या हर 15 साल इस तरह से निगोशिएट करके उनको पैसे दे देंगे। सो हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे देंगे कि कैसे ये जंगल उनको इनकम लाएँगे, कैसे जो है उसका मैनेजमेंट अच्छा रहे और उसमें से इस इलाके की जैव विविधता बढ़े, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स जो है, वो ग्लोबल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट का मतलब क्या है कि जहाँ पे बहुत सारे एकदम रेयर और जो अभी खत्म होने के कगार पे है, ऐसे पेड़ पौधे बायोडायवर्सिटी है और उसी जगह में विकास का, लोगों की ज़रूरतों का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह के इलाके हैं 36 पूरी दुनिया में, उसमें वेस्टर्न घाट एक है। तो इसके लिए उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लोगों की ज़रूरतों के लिए ये कम-कम होता जाएगा और बहुत सारे पेड़-पौधे नष्ट भी हो सकते हैं, परमानेंटली। तो ये नहीं स्पीशीज़। होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे काम करना चाहिए। तो उसकी मैनेजमेंट और वो चैलेंज मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत अभी मायने रखता है, क्योंकि ये तो हमने सीख लिया, अभी हमारा ऐसा हो गया है कि हमें कहीं जाना नहीं पड़ता है, लोग ही आते हैं गाँव से कि हमारे यहाँ जंगल है, एक बार आप देख लो, उसका कुछ हो सकता है, हमें अपने प्रोग्राम में ले लो, तो ये हो रहा है। तो मुझे लगता है कि एक ज़्यादा उसको परमानेंसी हम कैसे लाएँ कि एक गाँव के लिए, एक गाँव में समझो 500 एकड़ ज़मीन बचाई है इस तरह से लोगों ने, तो उनका एक फंड तैयार करके उनको इंस्टीट्यूशन, वो जो है गाँव का है या नया बना के, फिर उसी में से वो अगले 20-15 15-20 साल तक वो जंगल बचाएँगे।
तो इस तरह का काम अभी हम ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं और वो कर रहे हैं। वो सस्टेनेबल भी तभी हो जाएगा, मतलब हर हाँ। हर बार फंडिंग वापस वापस नहीं हाँ, माँग बिल्कुल, सकते। ये बहुत चैलेंजिंग है, मगर मुझे लगता है कि उस हिसाब से हमें मदद भी अच्छी तरह से लोगों से मिली है, जैसे कि कुछ कंपनीज़ है, डाइकिन है जो एयर कंडीशनिंग करते हैं, डाइकिन ने हमें मदद की है, या तो फिर एप्पल है जो सबको पता है लैपटॉप्स और वो सब, तो उन्होंने भी हमें मदद करी है उनके सीएसआर प्रोग्राम से। फिर डीपी वर्ल्ड करके बहुत सारी कंपनियां हैं, मगर बहुत सारी कंपनियां पौधे लगाने चाहती है। कुछ बहुत कम कंपनियां हैं जो हमारा प्रोग्राम समझ के हमें एक लॉन्ग टर्म फंडिंग देती है, क्योंकि सीएसआर में ज़्यादा करके लोगों को लगता है 1 साल पैसे दे, फिर अपने को आंकड़े मिल गए, नंबर्स, ग्राफ आ गया, हो गया। तो दूसरा हम प्रोग्राम। कहते हैं हाँ, तो हम कहते हैं कि नहीं भई हम आपको हमारे साथ काम करना है, जंगल बचाना है, तो 3, 4, 5 साल का काम अपने को करना है और उसके लिए आपको इंटरेस्ट है। मगर कुछ अच्छी कंपनियाँ करती हैं, और जैसे फिर इंटरनेशनल कुछ एजेंसियाँ हैं, जैसे रेन फॉरेस्ट ट्रस्ट है, फिर वर्ल्ड लैंड ट्रस्ट है, कंजर्वेशन इंटरनेशनल है। तो ये सारे लोग भी हम जो भी प्रपोज़ल डालते हैं उसको समझ के खुद आके देखते हैं, एंड फिर उनका भी सपोर्ट मिलता रहता है। और हम बिल्कुल ये नहीं कहना चाहते कि सब चीज़ें हमें अच्छी तरह से मालूम है और हम एकदम बन गए चैंपियन। हम भी रोज सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बस अब आ गया, ब्लूप्रिंट तैयार हो गया, किसी को भी दे दिया, पैसे दे दिए तो वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो एक पूरा हम सब मिलके अभी भी सीखते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, ऐसा मुझे लगता है, सीखने में लोगों से। और अगर मैं माय फॉरेस्ट का हनी का बॉटल खरीदूं या त्रिफला का पाउडर खरीदूं, इसका मतलब मैं जंगल बचा रही हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, आप हमारे वेबसाइट पे देखिए, और इसीलिए वो जो फेयरवाइल्ड सर्टिफिकेशन है, उसका जो टैग आता है हमारे प्रोडक्ट्स पर, तो उसमें स्टोरीज दी हुई रहती है कि कैसे ये बेड़ा के पेड़ हम बचा रहे हैं, उसमें से हॉर्नबिल कैसे बचता है, हॉर्नबिल ये जंगलों के लिए क्यों मायने रखता है, ये सब है। तो बाहर के जो कंज्यूमर्स है, तो उनको अच्छा लगता है कि मैं अगर $10 भी दे रहा हूँ एक छोटी बॉटल को, तो उसमें से $2 तो जंगल बचाने के लिए जा रहे हैं। तो जी। बिल्कुल जाएंगे। हम्म। आप हमारी वेबसाइट है myforest.co.in, तो वहाँ पे आप बिल्कुल खरीद सकते हैं, या तो अमेजोन पे आप खरीद सकते हो। तो वो एक उपलब्धि ज़रूर है। जी। एक बार ना मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बहुत सीनियर ऑफिसर से बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा था कि जितना आयुर्वेदा ने ये जड़ी बूटियों का प्रमोशन कर दिया है, इतने तो पेड़ भी नहीं है। आप राइट पर्सन है इसका आंसर करने के लिए, और ये मेरे क्वेश्चन लिस्ट में था भी नहीं। अचानक मुझे याद आया नहीं, कि आपने अश्वगंधा, ये जितनी चीजें बोल रहे हैं, जितनी बोतलों में ये सब बिक रहा है, इतना नेचुरल पेड़ बचे ही नहीं है। बिल्कुल सही बात कही आपने। मैं उसके तो क्या बिक ऊपर रहा है मार्केट में? नहीं, थोड़ा तो होता है, क्योंकि मिक्स। जो पौधे हैं, जैसे कि छोटे पौधे हैं जिसकी खेती की जाती है, जैसे कि अश्वगंधा हो, सर्पगंधा हो, या फिर पिपली हो, हाँ। उसकी खेती हो सकती है। जी। जो छोटे पौधे हैं उसकी खेती हो सकती है, या मिंट के सारे स्पीशीज की खेती हो ठीक। सकती है। तो वो तो आता है अच्छा। मगर जो जंगलों से आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एडल्ट्रेशन होता है। मैं उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करना चाहती हूँ, बट हमारा इसलिए फेयरवाइल्ड सर्टिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने अगर एक त्रिफला का बॉटल हमारा ले लिया, तो उसमें आपको ये पता चलेगा ट्रेसेबिलिटी, कि इस पैकेट में उसका कोडिंग वगैरह रहता है, कौन से जगह से कौन से पेड़ का फल उसमें है। अच्छा। इतना तक वो ट्रांसपेरेंसी रहता है फेयरवाइल्ड सर्टिफिकेशन में। क्या है ये सर्टिफिकेशन, वो थोड़ा फेयरवाइल्ड सर्टिफिकेशन एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जी। जो वाइल्ड में यानी जंगलों में पाए जाने वाली जो भी वनस्पतियां हैं, उसके लिए ये सर्टिफाई करते हैं। तो क्या सर्टिफाई करते हैं, वो 3 चीजें देखते हैं ऑडिट में। एक तो आप इसका हार्वेस्टिंग जो करते हैं, फलों का हो, पत्तियों का हो, जो भी हो, वो करते समय आप इकोलॉजी को हानि तो नहीं पहुंचा रहे, या कि जैसे कि फल चाहिए तो पूरी टहनियाँ काटो और लेके आओ फिर फल निकालो, ऐसा नहीं चलता है। फिर ये करने से जो भी इकोनॉमिक आपको फायदा होता है, जो भी एंटिटी कर रही है, कंपनी कर रही है, तो फायदा
सारे लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं कि 2 ही लोगों को मिल रहा है, बाकी लोगों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक पेड़ है जंगल वाला, वो भले आपकी ज़मीन में हो मगर वो सबका है एक तरह से। और तीसरा वो देखते हैं कि इसमें कोई सोशल इनजस्टिस नहीं हो रहा है, कि बस बच्चों को लगाया, पेड़ पे चढ़ो और वो लेके आओ। और सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें हमारे लिए है कि जब फेयरवाइल्ड सर्टिफाइड प्रोडक्ट कोई कंपनी अमेरिका में या यूके में, यूरोप में लेती है, तो वो उसके लिए जिस गाँव से, जिस जगह से ये मटेरियल आया है, रॉ मटेरियल या थोड़ा-सा पाउडर फॉर्म ये वो, उनको कंज़र्वेशन के लिए पैसे डायरेक्टली वो गाँव को देती है। जैसे कि एक गाँव की देवबनी से हमने बेहड़ा के फल लिए, तो उसके समझो 2 टन फल हो गए, उसका पाउडर हो गया 1.5 टन और जो भी है, और वो हमने बेचा, तो उस गाँव को वो एक इंसेंटिव देते हैं, क्योंकि आप जंगल बचा रहे हो, आप देवबनी बचा रहे हो। तो ये सब करना होता है, और फेयर वाइल्ड सर्टिफिकेशन का ऑडिट हर साल होता है, उसकी फ़ी भी होती है और बहुत स्ट्रिंजेंट होता है। जैसे कि एक पेड़ है आपके जंगल में, उसके पास में अगर कोई किसी का खेत है, क्योंकि ये तो हो सकता है, मगर वो खेत में अगर यूरिया वगैरह डाल रहा है, तो इस पेड़ के फल आपको नहीं लेने चाहिए, वो अलाउ नहीं करते। और बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन होता है, इसलिए कोई करता नहीं है। तो ये फेयर वाइल्ड सर्टिफिकेशन वाइल्ड ट्रीज के लिए करने वाले भी एईआरएफ और नेचर कनेक्ट एक ही संस्था, एक ही है, अच्छा, कोई और नहीं करता है। तो मतलब इतने जो ब्रांडेड प्रोडक्ट आ रहे हैं मुझे उसमें वो सर्टिफिकेशन नहीं वो मिलेगा? ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन होता है, मगर फेयर वाइल्ड प्रोडक्ट्स नहीं होते। फेयर वाइल्ड इज वेरी वेरी स्पेशलाइज्ड। फेयर फॉर लाइफ होता है कभी कभी, वो भी सभी प्रोडक्ट्स में नहीं होता है, मगर कुछ लोग कर रहे हैं। फेयर फॉर लाइफ है, फिर ऑर्गेनिक है। मगर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एनपीओपी एनओपी, ये जो अमेरिकन ऑर्गेनिक के सर्टिफिकेशंस है और फेयर वाइल्ड फाउंडेशन का है, वो भारत में कोई नहीं करता है। आप ही कर रहे हो? हाँ, हम ही कर रहे हैं। बट अगेन उसको बहुत ज़्यादा स्केलिंग अप करना है, तो एक तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, और दूसरा हमारी आइडिया बिल्कुल ये नहीं है कि हम 200 टन पाउडर दे देंगे, क्योंकि फिर हम जंगल का कोई रक्षा नहीं होगी। पूरा एक ना एक-एक फल आप लेके आएँगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंगल के फलों पर, जंगल में जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं, उसके ऊपर ना कि सिर्फ हमारा ह्यूमन बीइंग्स का अधिकार है, मगर जो प्राणी वहाँ रहते हैं, जो कीड़े-मकोड़े हैं, सबका हक है, तो उनके लिए भी रखना चाहिए कुछ। हमारा आइडिया वो बिज़नेस बहुत बड़ा करना नहीं था जब हमने नेचर कनेक्ट शुरू किया। हमारा आइडिया ये था कि लोगों को समझे स्टैंडिंग फॉरेस्ट भी आपको पैसे दिलवा सकता है, और एक बिल्कुल अच्छी ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया से भी कुछ बिज़नेस हो सकता है। मगर वो बिज़नेस से भी जंगल और पेड़ बचने चाहिए, उससे हम डेविएट नहीं होना चाहते थे। तो कल जाके सडनली हम लोग चलो आज से हम किसी और से 2-4 चीज़ें ले लें, एक मेडिसिन तैयार करें और बेचें, ऐसा हम नहीं करने वाले। क्योंकि हमें जो भी हम करते हैं, चाहे वो एईआरएफ का प्रोजेक्ट हो या नेचर कनेक्ट का बिज़नेस हो, सब चीज़ों के पीछे जंगल कैसे बचता है, और ये पूरा चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 बचा लिया, ऐसा नहीं। देयर हैज़ टू बी अ क्लियर रिलेशनशिप, क्लियर अंडरस्टैंडिंग, और कोई भी जाके देखेगा तो उसको समझ में आना चाहिए। तो जंगल बचाने का उद्देश्य हर हम जो भी काम करते हैं उसमें से होना चाहिए, और उसमें हम डेविएट ना हो, इसके लिए हम काम करते रहते हैं। ऐसा कभी हुआ है क्या किसी ने आपके साथ एग्रीमेंट कर लिया और बाद में फिर जंगल भी काट दिया, टिम्बर बेच दिया या फिर ज़मीन ही बेच दी किसी बिल्डर को? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, नहीं भगवान की हुआ? कृपा से अच्छा। बिल्कुल नहीं हुआ। एक गाँव में लोगों ने थोड़े पेड़ काटे थे, मगर वो पेड़ थे जिससे कत्था निकलता है, उसके अकेशिया कैटेचू के। और फिर उन्होंने हमें आके बताया कि हमने ये एग्रीमेंट का था, थोड़े पेड़ काटे हैं, हमें पेड़ के इतने-इतने पैसे मिले हैं, तो उसमें से थोड़े हम संस्था को वापस करते हैं। बट भगवान की कृपा से हमें कभी ऐसा कुछ गलत काम किसी ने नहीं किया। तो मुझे लगता है, क्योंकि लोग हमें इतने सालों से देख रहे हैं, उनको पता है कि हम असल में क्या करना चाहते हैं। तो शायद, और जैसा मैंने कहा कि भगवान की कृपा तो होती ही होती है। तो ये आपका बॉन्ड है विलेजर्स के हाँ, साथ। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर भी ये जो बिल्डर्स हैं, क्योंकि लैंड की कीमत बढ़ गई है बहुत, हाँ, ये खतरा नहीं है आपके लिए? मगर नहीं, हम जिस इलाके में काम करते हैं,
वहां तक बिल्डर नहीं पहुंचे हैं, अच्छा। क्योंकि अर्बनाइज्ड एरिया में हम काम ही नहीं करते। बिल्डर ओके। कहाँ जाएगा? बिल्डर देवरुख में आएगा, जो टाउन्स है जहाँ हम काम करते हैं, या तो संगमेश्वर में आएगा, या तो चिपौड़ में है। मगर हम जिस इलाके में काम करते हैं वो अंदर वाले रिमोट एरिया के पहाड़ों के ऊपर के जंगल है, मगर वो थ्रेटेंड है क्योंकि लोग उनको काटते हैं, या उसको थ्रेट क्या है और कि कहीं डैम बन गया तो उसमें जंगल डूब जाएगा, या फिर रास्ता बनेगा, या फिर कोई हाईवे बनेगा, या फिर किसी डैम के लिए एक गांव के लोगों को नई जगह देनी है तो फिर जंगल काट के दे सकते हैं। तो इस तरह के धोखे हैं। मगर ये जो बिल्डर वाली चीज है वो वह नहीं होने वाली, क्योंकि वहां पे लैंड के कॉस्ट भी बहुत ऐसे स्काई रॉकेटिंग नहीं है जैसे अपन अर्बन एरियाज में देखते हैं। तो और वो होगा भी नहीं, क्योंकि लोग क्यों जाएंगे वहां पे? लोग क्यों जाएंगे? थोड़ा फार्म हाउस वगैरह का कल्चर अभी आ रहा है, मगर फिर भी वो पूना मुंबई से बहुत नजदीक नहीं है, जैसे कि अलीबाग में हुआ है, या फिर दापोली में हुआ है कि बस आप ट्रेन में बैठो 3 घंटे में आ जाओ, या अलीबाग में तो आप गेटवे में बोट में बैठो 40 मिनट में आप अलीबाग आ जाते। तो इस तरह का मसला नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को इस तरह का कोई एक तरह से उनको कोई लगेगा कि मैं इससे पैसे बनाऊं। और दूसरा है कि कोंकण के जो लोग हैं वो अगर आपने उन्होंने वचन दे दिया, जिसको बोलते हैं शब्द दिला मराठी मध्ये, तो बहुत पक्के हैं वो, अभी कभी अपना ये नहीं करेंगे। एक दो गांव ऐसे हैं जहाँ पे लोगों ने हमारे साथ 5 साल का एग्रीमेंट किया, फिर उनको लगा, उनके भाइयों ने कहा बम्बई वाले कि हम कुछ और करते हैं, तो उन्होंने कहा हम नहीं करते। तो हमने कहा ठीक है, 5 साल के बाद आप नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी। तो मुझे लगता है कि कोंकण के लोग थे वो बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, निष्ठावान मराठी में बोलते हैं वो है। क्योंकि आपको पता होगा शिवाजी महाराज के जो सारे लड़ने वाले लोग थे, स्थानीय लोग थे, ये सारे कोंकण के लोग थे। तो उन्होंने एक बार बोल दिया कि हम ये करेंगे तो वो करते हैं। और दूसरी बात, हमारे ऊपर बहुत विश्वास है। उन्हें पता है कि ये लोग हैं हमारे लिए। कुछ अगर अड़चन आ गई, और ऐसा कभी कभी होता है कि किसी को कुछ अड़चन हो जाती है, उसकी 25 एकड़ लैंड है, उसको एक बार पैसे दिए, फिर वो बोलता है कि नहीं अभी 5 साल का जो रिन्यू करना है तो मैं अभी करता हूँ, 4 ही साल पूरे हो गए तो अभी करो, मुझे पैसे चाहिए, तो हम देख लेते हैं उसको। तो केस टू केस बेसिस पे होता है, और इसीलिए वो गवर्नमेंट स्कीम होगी तो ये कभी नहीं हो सकता है ना? जी। एक फ्रीडम है, फ्लेक्सिबिलिटी है, विश्वास है। इंडिया में जो लॉज हैं वो तो बहुत स्ट्रिक्ट है, पेड़ काटने या जंगल सफाई हो रही है जिस तरह से, इवन उत्तराखंड वगैरह में भी काफी स्ट्रिक्ट लॉज है, फिर भी पेड़ कट रहे हैं, क्या कारण है? ये तो ग्रीड है ह्यूमन बीइंग्स की, और अर्बनाइजेशन बहुत जोरों से बढ़ रहा है, सबको हाईवे चाहिए। तो उसके लिए पेड़ तो कटेंगे ही कटेंगे। और लोगों को दूसरी अच्छी बात नहीं है, फिर भी लोगों को लगता है कि मैं जंगल काट दूं, मैं पेड़ काट दूं और मैं लगा दूं तो हो गया काम। इधर 200 साल पुराना पेड़ काटा और हाँ, इधर और एक इधर पौधा एक लगा लगा दिया। दिया। और मैं बताती हूँ आपको कि सिर्फ पौधे लगाने से कभी जंगल नहीं तैयार होता है। भारत में एक ही उदाहरण है कि एक आदमी है जिसको पद्मश्री मिल गई, पायांग जाधव करके, वो मजौली आइलैंड्स है ब्रह्मपुत्रा में, वहां पे वो 40 साल से पौधे लगा रहे हैं। तो वहां पे बहुत घना जंगल बन गया, और वहां पे आज हाथी भी आते हैं, दैट हैज बिकम द एलिफेंट हैबिटेट। मगर 40 साल, और उसको 2 रुपए कभी किसी ने नहीं दिए, वो खुद ने किया। तो 40-50 साल, और वो खुद जाके किसी किसी जंगलों में आसाम से वो बीज लाता था कि ये दुर्लभ है, ये खत्म होने जा रहा है, ये सब उसने किया। तो पौधे लगाने से और इस तरह से बड़े पैमाने पे वृक्ष लागवड़ के कार्यक्रम करने से जंगल कभी नहीं बढ़ेगा। जी। थोड़े ठीक है, आपने 100 लगाए लगाए तो उसमें से मैं कहती हूँ 20 रहेंगे, और 20 से जंगल नहीं बचता है और जंगल नहीं बनता है। अर्चना जी, आपने आपकी जो बुक है देवराय के ऊपर, वो काफ़ी डिटेल में है, शायद उसके लिए एक अलग ही पॉडकास्ट लगेगा, बट मेरे कुछ क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड कि जो टेम्पल के पास जो पेड़ लगे होते हैं ना, लोग जनरली वो आस्था से देखते हैं उसको, बट आप उसे बायोडाइवर्सिटी का बैंक बोलती हैं, ऐसे क्यों है? नहीं, एक तो पहले वो टेम्पल के आसपास वाले जंगल नहीं है। अच्छा। हाँ, वो बहुत पुराने परंपरा के तहत लोगों को ऐसे लगा कि एक जंगल हम अलग रखे। वो देवताओं का जंगल है। पहले उसमें मंदिर नहीं हुआ करते थे, वो बिल्कुल जंगल हुआ करता था। फिर धीरे धीरे लोगों ने वहां पे मंदिर भी बनाना शुरू कर दिया।
तो मंदिर के आसपास लगाए हुए पौधे और देवराई में बहुत फर्क है। अच्छा। हाँ, और ये जो परंपरा है जिसे महाराष्ट्र में देवराहाटी देवराई बोलते हैं, मीन्स देवराहाटी का मतलब है जहाँ पे भगवान रहते हैं या डीटीज रहते हैं, देवी देवताएं रहते हैं, देवराहाटी। फिर हिंदी में कहते हैं देवबनी, यानी देवताओं के लिए छोड़ी हुई बनी। फिर उसको कहते हैं सरना। आप मध्य भारत में जाओगे, मध्य प्रदेश या उड़ीसा उस इलाकों में, या फिर आप दक्षिण के राज्यों में जाएंगे तो उसे कहते हैं कोविल काड़ू या काड़ू, देवरा काड़ू। तो ऐसे अलग अलग नाम से ये परंपरा है। जी। तो वहां पे तो वो मेरे पुरखों ने किया है शुरू, तो हम्म। मैं जाके तोड़ूंगा नहीं, है ना। हम्म। वो पहले से गांव में है, कहीं बड़ा होता था कहीं छोटा होता था, मगर बहुत छोटे भी रहते थे। और क्योंकि वो सारे जंगल 200 साल 300 साल किसी ने तोड़े नहीं थे, इसलिए वहां पे आपको जो बायोडायवर्सिटी मिलती है, जैव विविधता, वो आपको दूसरी जगह पे नहीं मिलती है। और ये जो परंपरा है वो अलग अलग रूपों में बाकी देशों में भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में है, क्योंकि जो लोग पहले जो आदिवासी थे, वो जंगलों में रहने वाले थे, या सोचो 100 साल पहले इंडिया में हर आदमी जंगल के साथ जुड़ा हुआ था, इतना अर्बनाइजेशन नहीं था। तो जब लोग जंगल से जुड़े हुए थे तो उनको पता था कि ये जंगल देवताओं का है, वहां नहीं जाना है, ये नहीं करना है। और वो एक मिसाल थी कि कैसे गांव मिलके अपने नैसर्गिक संसाधनों का उपयोग और उसका प्रोटेक्शन कैसे करे, वो एक मिसाल थी। तो इसमें बहुत बढ़िया पौधे थे, पेड़ थे, और प्राणी वगैरह भी बहुत थे, छोटा भी जंगल हो तो। मगर धीरे धीरे अंग्रेजों के ज़माने से भी शुरू हुआ, और बाद में हमें स्वतंत्रता मिलने के बाद भी एक आस्था कम होती गई। उसके लिए लोगों ने ये जो वन थे जो देवताओं के लिए रखे थे वो भी तोड़ना शुरू कर दिया। तो फिर हमने हमारा एईआरएफ का जो काम था तो इसके ऊपर शुरू किया था कि अगर अपने को जंगल बचाने हैं तो पहले लोगों की आस्था क्या बताती है, लोग क्यों जंगल रख रहे थे और आज क्यों नहीं रख रहे। और आज भी खूब कुछ गांव है उन्होंने कभी अपनी देवबनी नहीं तोड़ी है। तो फिर वो काम करते करते हम जंगल बचाने के लिए क्या सीखेंगे लोगों की परंपरा से, ये हमारा पहला पूरा काम था। तो फिर उसमें से हमने शुरुआत की, फिर बड़े जंगलों की तरफ गए। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एक अलग परंपरा है, और उसके ऊपर ज़्यादा बात करनी हो तो बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक है कि 2 एकड़ भी अगर वो देवराय रहा, उसमें भी जीपीएस नहीं चलता, लोग गड़बड़ा जाते हैं, रास्ता भटक जाते हाँ, हैं। कभी-कभी देखो ये तो अपने-अपने आस्था का क्वेश्चन है। मैं कोई ब्लाइंड फेथ को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मगर ये सच है, क्योंकि लोगों के अनुभव है, और ऐसे बहुत सारे अनुभव लोगों को आते हैं। उसके पीछे मुझे लगता है कि अ, आइंस्टाइन भी कहता था कि साइंस को सब क्वेश्चंस के उत्तर नहीं मालूम, है जी। ना? तो साइंस को पता नहीं चलता होगा, कुछ भी हुआ होगा, जीपीएस खराब हुआ होगा। मैं ये नहीं कहती कि किसी ने आके जीपीएस खराब किया, जीपीएस खराब हुआ होगा, मगर ऐसे अनुभव आते हैं। और उससे भी आगे जाके मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज मुझे मालूम होनी चाहिए। ये क्या है, आप कौन हो, एक ह्यूमन बीइंग, एक स्पीशीज हो आप। पृथ्वी पे इतने सारे स्पीशीज है, प्रजातियां है, कीड़े मकोड़े है, बड़े जानवर है, पेड़ पौधे है, फंजाई है, अलगी है, आप भी एक हो। तो आप क्यों ऐसा समझते हो कि सब मुझे समझना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कुछ चीजें हम उसके जड़ तक नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो लोगों की आस्था है। लोगों ने, हमारे जो लड़के थे उनको कहा था कि अब 6 बजे से पहले या अंधेरा होने से पहले वापस आने चाहिए, ये शायद अपना काम करते बैठे। तो लोगों ने कहा कि देवता ने आपको बताया निकल जाओ, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मगर हम इसके ऊपर चर्चा ही नहीं करते, क्योंकि वो चर्चा करना ये मेरा उद्देश्य भी नहीं है। हमें बस समझना है कि इस तरह की आस्था जो भी हो, किस तरह से हमारी बायोडायवर्सिटी रहेगी। मगर मैं ये नहीं कहती कि ब्लाइंड फेथ, कोई भी जाके कुछ करो, एक पेड़ काट दिया तो कल तुम्हारा हाथ टूटेगा, इसके ऊपर मैं नहीं विश्वास करती। मगर मुझे लगता है कि अपने को एक हम्बल होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरे को ब्रेन दिया है, बाकी का ब्रेन मुझे पता नहीं है ना, डॉल्फिन का ब्रेन कैसा काम करता है। तो मुझे लगता है ह्यूमन बीइंग्स को बहुत अच्छा ब्रेन दिया है, तो हमें सब पता होना चाहिए।
तो मुझे लगता है कि ऐसा 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 कुछ नहीं है, हर चीज़ अपने को समझनी चाहिए, ये ज़रूरी भी नहीं है। देखो, एक बार अपने को सब चीज़ समझ गई तो दुनिया में मज़ा क्या रहेगा? है ना? कोई हुँ। तो अनसर्टेनिटी है। अभी आज मुझे मुझे तो बहुत बुरा लगता है। सब लोग रील डालते हैं, इस जगह पे जाओ, ये जगह ऐसी दिखेगी। मैं बोलती हूँ मुझे अगर किसी नई जगह जाना है तो मैं कोई फ़ोटो नहीं देखूँगी, क्योंकि मुझे फिर वो अचरज कहाँ से मिलेगा? मैं जाके कुछ अच्छा, बहुत अच्छा देखूँगी। मुझे तो पहले से ही पता है, तो मेरा एक दिमाग में होगा कि मुझे ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा फ़ोटो निकालना चाहिए। तो सब मेरे ख़्याल से सब चीज़ें आपको उसके हाँ, मैं ये नहीं कहती कि जैसे मेडिकल साइंस है, उसमें तो आपको जड़ तक पहुँचना है। मगर ये सारी चीज़ें हैं, लोगों का विश्वास है, फ़ेथ है, तो छोड़ देते हैं। हुँ। इस पे ना एक मूवी आई थी कांतारा, बहुत सुपरहिट मूवी थी और उसमें देव के ऊपर विश्वास और लोगों की मान्यताएँ एज़ अ साइंटिस्ट आपका क्या व्यू पॉइंट नहीं, है? मैं तो कहती हूँ मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ। अच्छा। मैं बस ज़मीन पे जंगल बचाने का काम करने वाली हूँ। मैंने पीएचडी हुँ। ज़रूर की है, मगर मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ। हुँ, हुँ। तो जंगल बचाने का काम करते-करते ये तो एक हो गया, क्योंकि वो मैंने वहाँ पे बताया था मेरे पहले पॉडकास्ट में, देवराई के बारे में पॉडकास्ट हुआ तो। मगर बहुत कांतारा तो सबको बड़ी अच्छी मूवी थी। हम आप लोग ऐसे लोगों के साथ काम करती हैं, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि हाँ, देखो, हाँ। मैं एक बात बताऊँ आपको, हम हुँ। इतनी देवबनियों में जाते हैं, इतनी जगह जंगलों में जाते हैं। बिल्कुल लोग हमें घर के जैसे हैं हमें, मगर कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी है कि हम गाँव में गए शाम को, उनका कुछ रिचुअल चल रहा है और मैंने पूछा मैं बैठूँ क्या? क्या चल रहा है? तो वो बोलते हैं नहीं, आप निकल जाओ। अच्छा। तो ये ठीक है, मुझे नहीं ऐसा लगता कि मुझे मालूम होना चाहिए। अगर मेरे घर में कोई झगड़ा चल रहा है, कुछ चल रहा है और कोई आया और कहा कि क्या चल रहा है, मैं बैठ के देखूँ क्या? तो मैं बोलूँगी नहीं। तो इस तरह से है, तो मुझे लगता है हर एक का जो फ़ेथ है, किस तरह से लोग नेचर से जुड़े हुए हैं, उसमें कहीं देवताओं के बारे में होगा, कहीं क्या बोलते हैं, पर्वत होंगे, पेड़ होंगे या तो फिर चमकती बिजली होगी। तो ये सब मुझे लगता है कि ये स पीढ़ियों से है, क्योंकि जब आप कल्पना करो कि जब आदि मानव था, वो तो रहता गुफ़ा में था, जंगल में था। पहले उसने बिजली चमकती देखी तो उसको बड़ा डर लगा होगा, तो उसने बोला जिसका डर लगता है और मैं तो उसके साथ जाके उसको मार नहीं सकता हूँ, तो उसको रिस्पेक्ट करो। तो इससे वो नेचर के बारे में जो रिस्पेक्ट तैयार हुआ धीरे-धीरे, उसका एक अलग रूप आज के ज़माने में हो गया कि ये दो 300 400 जो भी देवराई लोगों ने रखी। तो ये एक मुझे लगता है कि उनका फ़ेथ, उनका विश्वास उनको जंगल से, नेचर से जोड़ता है और वो जोड़ना मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगता है, ना कि बिकॉज़ मैं पढ़ी-लिखी हूँ, मैंने पीएचडी की है, तो मुझे उनका सब मालूम होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई ज़रूरत है। कंतारा में भी यही कहा है कि आपको वो फाइनली वो कहाँ गया? वो किसी को नहीं पता चलता, वो गायब हो गया कि वो है, क्या हो गया? उसने लोगों पे छोड़ दिया है कि आप उन लोगों को लगता है कि ये देव है और वो आया था और वो निकल गया। हमें एक सीख देकर चला गया। तो मुझे जी। लगता है कि हम लोग उसको वही छोड़ देते हैं। हम उनको उससे नहीं टोकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो मेरा अधिकार भी है हमारा कि हम जाके जानें। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में भी बेउल के बारे में बात होती है कि हिडन वैलीज़ हैं हिमालय में और कभी अर्थ पे संकट आया या ग्लोबल क्राइसिस हुआ, तो ये सेफ हेवन होंगी ह्यूमैनिटी के लिए। मैंने जितना पढ़ा है अ, तो मुझे लगता है ऐसा हो सकता है, क्योंकि अ, पर्यावरण के बारे में जब लोग सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा निराशावादी लगते हैं और उनको लगता है कि अभी तो सब खत्म होने वाला है। कोई जी। कहता है 100 साल में होगा, कोई कहता है 500 साल में होगा, पौधे नहीं बचेंगे, इतना क्लाइमेट चेंज ग्लोबल हो रहा वार्मिंग। है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। मगर मुझे लगता है कि ये बेयुल जैसी जो परंपरा है, वो एक बिल्कुल हमें आशा का किरण दिखाती है और वो यिन यान का जो है कि खराब के बाद अच्छा आता है, अच्छे के बाद खराब आता है। तो वो भी उसी में वो बताते हैं और बिल्कुल उनको लगता है कि उनके जो पद्मसंभव या गुरु रिम्पोचे थे, उन्होंने लिख कर रखा है कि अगर ऐसा हो गया कि ह्यूमैनिटी से समझो कि 50,000 लोग बच गए पूरे पृथ्वी पे, तो उन्होंने क्या करना है, कैसे करना है? ये शायद वहाँ की हिडन वैलीज़ में उनको पता चलेगा और वो आज नहीं पता चलेगा। बेयुल में जो
जो मिला है, जो लिखा हुआ कुछ मिला है, तो उन्होंने कहा है कि जब समय आएगा तभी आपको समझेगा, आज नहीं समझेगा। तो मुझे लगता है हमें उस तरह से एक ऑप्टिमिज्म रखना चाहिए कि ह्यूमैनिटी को अगर रहना है, तो कोई ना कोई तो बचेगा और जो बचेंगे उनको तो कुछ ना कुछ दिशा फाइनली प्रकृति से ही मिलने वाली है और कोई उनको नहीं बताएगा, प्रकृति हमारे लिए सब बताएगी। तो मैं तो बिल्कुल विश्वास करती हूँ, क्यों नहीं करूँगी मैं? अर्चना जी, ज़्यादातर लोगों के लिए फॉरेस्ट मतलब अनयूज्ड लैंड। फिर जो पुणे में रहते हैं, बैंगलोर में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, मेट्रो सिटीज़ में जो लोग रहते हैं, उन्हें क्यों परवाह करनी चाहिए कि नागालैंड में किसी ने एक छोटा जंगल काट लिया या वेस्टर्न घाट में जो हो रहा है, कैसे डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है? मुझे लगता है कि एक तो जंगल बिना काम की जमीन है, ये परसेप्शन ही बहुत गलत है। अभी अर्बन एरियाज में बहुत सारे नेचर लवर्स हैं और वो समझ रहे हैं धीरे धीरे कि जंगल, पेड़ पौधे, पंछी सब अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दो चीजों के लिए मैं सोचती हूँ कि जंगल बचाना बहुत महत्वपूर्ण है। आप जंगल पे के पास रहते हो ना रहते हो, एक तो ये है कि प्रकृति को देखकर ह्यूमन बीइंग्स को अपने को बड़ा अच्छा लगता है, मन को एक सूदिंग इफेक्ट उससे मिलता है, इसीलिए तो लोग घूमने जाते हैं, है ना? जैसे कि हिल स्टेशंस हो या पहाड़ देखने जाते हो या समुंदर के बीच के ऊपर जाते हो, तो प्रकृति एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट अपने ऊपर करती है, अपने मन पे। तो इसके लिए जंगल और वो सब अपने को रखना है। और दूसरा, अगर पेड़ नहीं बचे, जंगल नहीं बचे, तो हमारा जो वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा अपने को खराब इम्पैक्ट सहना पड़ेगा। पेड़ों के उपयोग तो बहुत सारे हैं, उससे सॉइल बनती है, उससे वाटर शेड रहता है। पेड़ है तो जो बरसात का पानी है वो गिर के नीचे से जाके अपने वाटर टेबल में जाता है, फिर पानी मिलता है। मुझे लगता है कि जंगल के उपयोग हजारों हैं। पहले तो लोगों को लगता था कि मैं यहाँ रहता हूँ, मैं किसी और जगह की परवाह क्यों करूँ। मगर जब क्लाइमेट चेंज लोगों के सामने आया, उसके बारे में लोगों को पता चलने लगा, तो समझ में आया कि हम एक ही पृथ्वी पे रहते हैं और हम सब जुड़े हुए हैं। भले अपने को ना लगा हो, हम एक दूसरे के रिलेटिव्स नहीं हैं, मगर हम जुड़े हुए हैं। क्योंकि आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब बड़े-बड़े आइसबर्ग्स अंटार्कटिका या आर्कटिक में से निकल के समुद्र में आते हैं, तो इतने बड़े होते हैं कि उससे ये जो लेवल है अपने ओशंस की, बीचेस पे जो पानी आता है उसकी, वो भी बढ़ सकती है। तो उससे कई शहरों में, जैसे कि बांग्लादेश के कुछ इलाके हैं, मालदीव्स है, वो पूरे जा सकते हैं। दूसरा, हम लोग इस साल बिल्कुल झेल रहे हैं भारत में कि एल नीनो की वजह से समुद्र इतना गर्म हो गया कि हमारे मॉनसून के बादल तैयार तो हो गए, मगर वो बरसे ही नहीं। हाँ, हो ही नहीं रही हो बारिश। ही नहीं रही बारिश, बस 10 दिन बारिश हुई है। या तो फिर आप पिछले साल देखो, जो 7 मई को बारिश हुई थी वो 7 नवंबर को रुकी, तो पूरा बारिश हो रही थी। तो ये पूरा जो है वो हम जुड़े हुए हैं। और क्लाइमेट चेंज एक ऐसी चीज है कि वो ना गरीब लोग देखती है, ना रिच लोग देखते, अमीर लोग देखती है, ना बड़ी कंट्री देखती है, ना छोटी कंट्री देखती है, सबको सबको भुगतना है। तो इसलिए जंगल एक उसमें से बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है कि हमें जंगल रखना है, क्योंकि हमें पानी भी चाहिए। आर्टिफिशियली हम कितना समुंदर का पानी, जो सॉल्ट वाटर है, उसको पीने योग्य करेंगे, मगर वो बहुत पैसे लगते हैं उसको। अभी आपको पता है जैसे कि वॉर जोन में वेस्ट एशिया के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि इन जो कंट्रीज है, जैसे कि बहरीन हो या कुवैत हो या सऊदी हो, वहां पे बारिश तो होती नहीं है, फिर पीने का पानी कहाँ से आता है? उनके फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर से प्रिपेयर करने के प्लांट्स थे। और जब ये वॉर में चीजें चर्चा होने लगी, तो कहा गया कि हम आपके प्लांट्स खत्म करेंगे, तो पानी नहीं रहेगा तो लोग कैसे रहेंगे? तो अपने को पता है, ठीक है, वहां बारिश नहीं होती और उनके पास ज्यादा, दे कैन इन्वेस्ट इनटू दिस कन्वर्जन ऑफ फ्रेश सॉल्ट वाटर इनटू फ्रेश वाटर, मगर सब जगह पे ऐसा नहीं हो सकता है। तो जंगल एक बहुत अच्छी चीज है जो अपने पानी को समेटेगी। एक बात हो गई। और दूसरे, जैसे कि मैनग्रूव्स है जो हमारे कोस्टल एरिया में होते हैं, वो मैनग्रूव्स भी पेड़ ही है।
तो उसके जो जंगल है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो पूरे जो साइक्लोन्स वगैरह आते हैं उसको वहीं पे रोकते हैं। जहाँ पे मैंग्रोव्स नहीं थे, हमारे 2020 में वेस्टर्न कोस्ट पे निसर्ग साइक्लोन आया था, और जहाँ पे मैंग्रोव्स थे, कोस्ट पे मैंग्रोव्स के जंगल थे, जैसे कि अलीबाग हो, वहाँ पे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। एक्चुअली वो निसर्ग साइक्लोन का लैंडफॉल ही अलीबाग में था, फिर भी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। मगर आप रत्नागिरी जाओ, आप सिंधुदुर्ग जाओ, जहाँ पे लोगों ने मैंग्रोव काटे हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा साइक्लोन का नुकसान भुगतना पड़ा। तो इस तरह से कुछ बिल्कुल मैक्रो लेवल की बातें हैं, वो जंगल से अपने को मिलती है, जंगल हमें बचाता है। और माइक्रो लेवल पे तो जंगल के फायदे अनगिनत है, जैसे कि मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं, अलगी फंजाई है, फिर पंछी है, फिर पौधों में से उसके जड़ों से कुछ मिलता है, सॉइल तैयार होता है, सॉइल में कार्बन रखने में ट्रीज का बड़ा हिस्सा होता है, फिर वो सूरज की रोशनी का उपयोग करके अपना खाना तैयार करते हैं। तो ये सब चीज़ें लोगों को धीरे-धीरे मेरे ख़्याल से समझ में आएगी, और फिर उनको लगेगा कि जंगल बचाना है। लोगों को अक्सर ये लगता है कि मैं अर्बन एरिया में रहता हूँ, मैं बम्बई में रहता हूँ, पूना में रहता हूँ, मेरा घर अच्छा है, मुझे एसी है, और किसी और ने दूसरी जगह पे पृथ्वी को कुछ प्रॉब्लम ना हो इसलिए जंगल बचाना है। तो अब ये इस विचार से थोड़ा ऊपर उठना है कि मेरी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं कैसे जंगल बचाऊँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक ने जाके हमारे जैसा काम शुरू करो। बट हम प्लास्टिक कम यूज़ करो, आप रिसाइकिल करो, आप रीयूज़ करो, आप वेस्ट मत करो सब चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें करना भी एक तरह से उसको कंट्रीब्यूट करना है कि कैसे हम क्लाइमेट चेंज की समस्या को सब एक साथ मिलके उसका सामना करेंगे। तो जंगल तो है ही, और अभी धीरे-धीरे लोगों को समझ में आया है। और आप पिछले 30 सालों से ये काम कर रही हैं और विलेजेस के साथ आपका सिर्फ वर्क रिलेशन नहीं है, आपने ऐसे रिलेशन बनाए जहाँ पे वो आप पे विश्वास करते हैं। सिर्फ एग्रीमेंट कितने साइन किए आपने इतने सालों में, ये आपका सक्सेस पैरामीटर तो नहीं होगा। नहीं, नहीं। क्या खुशी देता है आपको? मुझे लगता है कि एग्रीमेंट तो एक इंडिकेशन है कि कितने लोग हमसे जुड़े जुड़े हुए हैं। मगर जैसे मैंने पहले एक किस्सा बताया था आपको, कि लोगों को मन से लगता है कि अच्छा काम हमारे इलाके में हो रहा है, और वो खुद से सामने से आते हैं कि हमारे गांव में ये काम करो। ना केवल एग्रीमेंट करो, मगर जंगल का कुछ काम करो, ये हमारे यहाँ आते हैं। फिर बहुत सारे गांव के लोग हमारे साथ काम भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों ने 30 साल तक हमने जो बताया, हमें जो समझा, वो उनको बताने की हमने कोशिश की, उसके ऊपर विश्वास किया। यही एक सबसे बड़ा हमारा सक्सेस का इंडिकेटर है। और प्रकृति तो बिल्कुल, हम जो भी बिल्कुल छोटा-सा काम कर रहे हैं, तो उसका रिवॉर्ड तो प्रकृति से हमें मिलता ही रहता है। जैसे कि हमारे एक जंगल में जो प्राइवेटली ओन्ड फॉरेस्ट है, उस जंगल में बिल्कुल हमारे कैमरा ट्रैप्स लगाए हुए रहते हैं कि कौन-कौन से एनिमल्स आते-जाते रहते हैं। तो अप्रैल में बिल्कुल रॉयल बंगाल टाइगर आया हमारे कैमरे में, ब्लैक पैंथर आ गया। कभी-कभी बहुत अच्छे वीडियोज़ आते हैं कि जहाँ के एक लेपर्ड आता है, फिर अलार्म कॉल्स होते हैं, और ये सब लोगों का जंगल है। लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि बायोस्फीयर रिज़र्व हो, टाइगर पार्क हो, नेशनल पार्क हो, मगर ये लोगों का जंगल है, और वहाँ भी ये सब चीज़ें हो रही है। तो इसका मतलब है कि प्रकृति ने भी हमें एक तरह से आशीर्वाद दिया है कि अच्छा है जंगल, यहाँ पे पौधे तो है, मगर ये सारे एनिमल्स भी आ रहे हैं। और कभी-कभी ऐसा नहीं है कि बस कैरिस्मेटिक स्पीशीज़ जैसे कि टाइगर हो या ब्लैक पैंथर हो, या वो महत्वपूर्ण है। हमारी एक टीम छोटे से जंगल में काम कर रही थी रिस्टोरेशन का, तो उनको पेंटेड बैट, इतना बिल्कुल आपकी हथेली में आएगा, छोटा-सा बैट रहता है, चमगादड़, बिल्कुल कलरफुल रहता है, ऑरेंज कलर का, और वो बहुत रेयर है। उसका शिकार भी बहुत होता था, उसको टैक्सीडर्मी के लिए या इस तरह से इतना छोटा रहता है। तो वो उनको मिला, एक बार मिला, फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास अच्छा कैमरा नहीं था, फिर गए, फिर मिला। तो दीज़ आर ऑल द रिवॉर्ड्स, दैट मीन्स कि ये जो सारे एनिमल्स हैं, वो हम बचाए जंगल, हमारे बचाए हुए जंगल है, वो यूज़ कर रहे हैं। इससे और क्या है? मुझे तो अच्छा लगता है, बस हो गया। और कोई रिवॉर्ड मिले ना मिले, मगर एक टाइगर आता है, एक पैंथर आता है, एक
ये चमगादड़ रेयर है वो आता है, हॉर्नबिल्स आते हैं, बाकी सारे भी जो दुर्लभ माने जाने वाले पंछी है वो भी आते हैं। तो मुझे लगता है इससे हमें खुशी मिलनी चाहिए, उससे उससे हमें समाधान मिलना चाहिए, ना कि अपने को कौन रिवॉर्ड कर रहा है, कौन अपने को कहाँ बुला रहा है। इससे मुझे लगता है कि ये बढ़िया बात है। और ये टाइगर और लेपर्ड क्यों आए वहाँ पे जंगल में? क्योंकि हम जंगल बचाने के साथ जो मैनेजमेंट का काम मैंने आपको बताया, उस मैनेजमेंट का एक सबसे बड़ा पार्ट ये है कि जो जंगलों में जानवरों के लिए पानी की समस्या होती है फरवरी मार्च के बाद में, तो हम पानी की भी छोटी छोटी व्यवस्थाएं करते हैं। पानी के लिए कुछ छोटा पुराना है उसको ठीक करवाते हैं, रिपेयर करवाते हैं, नई जगह पे पानी का कुछ आके छोटा पानी रहेगा जानवरों की, ये सब चीजें हम करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर प्रकृति आपको इस तरह से अपना अच्छा रूप दिखाती है, तो वही मुझे लगता है कि एक सक्सेस इंडिकेटर है, और हमें सबसे वही ज़्यादा रिवॉर्ड है, ऐसा लगता है मुझे। और जो इस पॉडकास्ट के लिसनर्स हैं, जो आज सुनेंगे या 10 साल बाद भी सुनेंगे, वो आपके इनिशिएटिव में कैसे जुड़ सकते हैं? वो एक तो हमारी वेबसाइट है www.aerefindia.org, तो उसके ऊपर जाके आप वॉलेंटियरिंग कर सकते हो, आप इंटर्नशिप कर सकते हो, आपको कोई ग्रुप है आपका तो आप हमारा काम देखने आ सकते हो, या तो हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेस है कि किस तरह से हम जाने जंगलों को, ना केवल जाके मुझे बाघ देखना है या शेर देखना है या कुछ देखना है, मगर जंगल क्या होता है ये आप कैसे समझे, जंगलों का और इसका क्या संबंध होता है, और कैसे हमारे काम से आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी पर्यावरण बचाने के क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। इसके हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेस है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई सपोर्ट करना चाहता है, फंडिंग देना चाहता है, तो वो तो है ही, मगर उससे मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा आप आए, पहले देखें और फिर डिसाइड करें कि आपको काम कैसे लगा और किस तरह से आप जुड़ना चाहते हैं। ये मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है। और मुझे लगता है कि एक बार जंगल देख के लोगों के मन में कुछ ना कुछ अच्छा आने शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे लोग जुड़ते हैं। तो ज़्यादा लोगों ने जुड़ना, अपने अपने जिस भी एरिया में वो है उनको हमारा काम अच्छा लगा, ये सुन के अच्छा लगा, तो वो दो चार चीज़ें तो नहीं करे जिससे जंगल कम काटे जाए और थोड़े जंगल बचे। तो वो भी मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। थैंक यू अर्चना, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और एक्चुअली एक पूरा जो होता है ना व्यू पॉइंट होता है किसी का कि पेड़ लगाओ, हमने तो कर दिया अपना काम, कार्बन फुटप्रिंट कम कर लिए हमने, इतने पेड़ लगा लिए। आपने बिल्कुल ही डायरेक्शन ही चेंज कर दी कि पेड़ लगाने से ज़्यादा ज़रूरी है जो एग्जिस्टिंग पेड़ है आप उनको बचाओ। बिल्कुल। थैंक यू। मुझे बड़ा मज़ा आया, और ये तो सबसे अच्छी बात है कि अपना काम लोगों को बताने की एक और अपॉर्चुनिटी मुझे आपकी वजह से मिल गई, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और मज़ा आया। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।